हम लोग दो केस स्टडी डिस्कस करने वाले हैं इनकम्बरेंस फैक्टर पे। टॉपिक है हमारा इनकम्बरेंस फैक्टर। ठीक है दोस्तों, और ये दो केस स्टडी से आपका कंसेप्ट बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। बीच में मैं आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक भी समझाऊंगा कि कैसे एक तो लेंदी मेथड है और एक इसका शॉर्ट ट्रिक भी है कि कैसे देख के ही आप आंसर का जवाब दे सकते हैं। तो अंतिम तक बने रहिएगा दोनों मेथड को सीखने के लिए। चलिए ध्यान से समझते हैं हर एक एक पॉइंट्स को। देखिए पहला केस स्टडी में हमें लैंड का एरिया दे रखा है 533 मीटर स्क्वायर। टोटल बिल्डअप एरिया दे रखा है 205 मीटर स्क्वायर। परमिसिबल एफएसआई दे रखा है 1। देखिए एफएसआई को फ्लोर एरिया रेशियो भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट दे रखा है 5,000 रुपया पर मीटर स्क्वायर। यानी कि 1 मीटर स्क्वायर को कंस्ट्रक्ट करने का कॉस्ट है 5,000 रुपया। और लैंड का कॉस्ट दे रखा है 1 मीटर स्क्वायर का 2,000 रुपया। उसके बाद देखिए दोस्तों डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न या आपसे यील्ड भी कहा जाता है। कहीं रेट ऑफ रिटर्न लिखा रहेगा, कहीं यील्ड लिखा रहेगा। तो वो आपको क्वेश्चन में दे रखा है 9%। वो जनरली परसेंटेज में रहता है, रेट ऑफ रिटर्न या यील्ड। ये हमारा परसेंटेज में रहता है और ये परसेंटेज हमें दे रखा है 9%। यूजेबल कारपेट एरिया हमें दे रखा है 155 मीटर स्क्वायर। और दोस्तों एक और चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पे एक और पॉइंट दिया हुआ है, मंथली रेंट इन कारपेट एरिया। ठीक है, तो मंथली रेंट कारपेट एरिया में दे रखा है पर मीटर स्क्वायर का 50 रुपया। अब एक और पॉइंट है यहाँ पे दोस्तों, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजुअल आउटगोइंग दे रखा है 1/6 यील्ड। अब देखिए इस डाटा के बेसिस पे आपसे 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अभी मैं आपको समझाऊंगा कैसे एक एक पॉइंट को निकाला जाता है। अभी वैसे मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन लिया इनकम्बरेंस फैक्टर बताने। आइए तो सबसे पहले इन सभी डाटा को यूज कैसे करना है वो मैं समझाता हूँ, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट निकालना है। कैसे निकालिए कंस्ट्रक्शन कॉस्ट? बहुत ही सिंपल है। आप ये बताइए 1 मीटर स्क्वायर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कितना पैसा लगता है? 5,000 रुपया लगता है। और टोटल कितना एरिया है? तो टोटल एरिया हमें दे रखा है, टोटल बिल्डअप एरिया दे रखा है 205। तो आप क्या कीजिएगा, जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का रेट है उसको बिल्डअप एरिया से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको कंस्ट्रक्शन कॉस्ट टोटल मिल जाएगा। तो बताइए रेट कितना है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का? 5,000 रुपया पर मीटर स्क्वायर। और टोटल बिल्डअप एरिया कितना है? 205 मीटर स्क्वायर। दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो 5,000 को 205 से गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 1,25,000, सॉरी 10,25,000। ठीक है दोस्तों, तो ये 10,25,000 क्या है, हमारा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है। चलिए उसके बाद हमें नेक्स्ट निकालना है लैंड का कॉस्ट। तो देखिए लैंड का कॉस्ट भी काफ़ी आसान है। लैंड का कॉस्ट निकालने के लिए आपको लैंड का एरिया दे रखा है और रेट ऑफ लैंड कॉस्ट दे रखा है। ठीक है दोस्तों, आप आसानी से लैंड कॉस्ट निकाल सकते हैं। कैसे निकालिएगा? तो रेट ऑफ लैंड का यानी 1 मीटर स्क्वायर लैंड को बनाने में आपको 2,000 रुपया लगता है। और टोटल लैंड एरिया है 533 मीटर स्क्वायर। तो आप क्या कीजिएगा, इस 2,000 को 533 से गुना कीजिएगा। ठीक है, तो सॉरी यहाँ पे टोटल सॉरी लैंड एरिया हमें नहीं लेना है, हमें टोटल बिल्डअप एरिया लेना है जहाँ पे हमें बिल्डिंग बनाना है दोस्तों। ठीक है, ये गलती हो सकता है, लैंड एरिया नहीं लेना है दोस्तों, हमें क्या लेना है, बिल्डअप एरिया लेना है। और बिल्डअप एरिया कितना है? 205। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, 2,000 को आप 205 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 4,10,000 रुपया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे गलती हो सकता है दोस्तों, लैंड एरिया को नहीं लेना है, हमें बिल्डअप एरिया को लेना है। चलिए आप टोटल कॉस्ट कैसे निकालिएगा, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को और लैंड कॉस्ट को जोड़ दीजिए। तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है 10,25,000 और लैंड कॉस्ट है 4,10,000। तो दोनों को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 14,35,000। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो काफ़ी आसान था। अब देखिए ये जो हमने टोटल कॉस्ट निकाला, अब उस पर हम लोग यील्ड निकालेंगे। देखिए यील्ड क्या होता है, यील्ड को बोले या डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बोले, ठीक है दोनों एक ही चीज़ है। वो कितना दे रखा है? 9% दे रखा है। तो 9% को आप क्या कीजिएगा, इसी पे तो देखिए हमारा जो टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है उसी पे तो यील्ड मिलेगा हमें, उसी पे तो रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा। ठीक है दोस्तों, वो कितना परसेंट है? 9% है। तो 9% को आप 0.09 लिख सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं 0.09 मल्टीप्लाई बाई 14,35,000, यानी कि 14,35,000 का 9%। वो कितना निकलेगा? 1,29,000, 1,29,150, 1,29,150 ये रुपीज़ में निकला। तो ये हमारा क्या निकला? डिजायर्ड यील्ड निकला। ठीक है दोस्तों, चलिए दो चीज़ निकालना है, पहले डिजायर्ड यील्ड निकालना है, उसके बाद हमें एस्टिमेटेड यील्ड निकालना है। अब प्रश्न उठता है एस्टिमेटेड यील्ड कैसे निकालें हम? ध्यान से समझिए दोस्तों, एस्टिमेटेड यील्ड कैसे निकालना है। एस्टिमेटेड यील्ड निकालने के लिए आप देखिए, हमने सबसे पहले यूजेबल कारपेट एरिया ले लिया। उसके बाद हमने 1 मीटर स्क्वायर का कितना रेंट है वो लिया, वो कितना है? 50 रुपया। तो यूजेबल कारपेट एरिया को 1 मीटर स्क्वायर के रेंट से आप मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है दोस्तों, बहुत सिंपल है। 1 मीटर स्क्वायर के लिए कारपेट एरिया, एक मीटर स्क्वायर कारपेट एरिया के लिए कितना रुपया लग रहा है? 50 रुपया। और टोटल कारपेट एरिया कितना है? 155। तो 155 गुने 50 कीजिए। लेकिन ये मंथली रेंट है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ मंथली लिखा हुआ है, मंथली रेंट। और हमें एनुअल रेंट की जरूरत है, तो क्या करेंगे बताइए? 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ रहे हैं दोस्तों? तो इस प्रकार से हमें क्या मिलेगा, इस प्रकार से हमें एस्टिमेटेड यील्ड मिलेगा। देखिए ऊपर का जो डिजायर्ड यील्ड है वो तो कैलकुलेशन है, और ये हमारा असली में यील्ड कितना है।
वो कितना है दोस्तों, वो है 93,000। आप जब इसे कैलकुलेट करेंगे 155 गुने 50 गुने 12 तो ये कितना मिलेगा, 93,000 मिलेगा। तो ये हमारा एस्टिमेटेड यील्ड है और ऊपर हमारा डिजायर्ड यील्ड है। अब देखिए दोस्तों, एक और डाटा आपको क्वेश्चन में दे रखा था कि यूजुअल आउटगोइंग जो है वो यील्ड का 1/6 है। तो हमने यील्ड तो निकाल लिया, ठीक है दोस्तों। अब प्रश्न उठता है कौन सा यील्ड, तो एस्टिमेटेड यील्ड का। ठीक है दोस्तों, तो यूजुअल आउटगोइंग है वो हमारे एस्टिमेटेड यील्ड का 1/6 है। तो हम लोग यूजुअल आउटगोइंग को निकालते हैं। तो यूजुअल आउटगोइंग कितना होगा, 93,000 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है दोस्तों, वो आप निकालिएगा तो मिलेगा 15,500। तो यूजुअल आउटगोइंग निकला हमारा 15,500। अब देखिए दोस्तों, यहां से हमको नेट यील्ड निकालना है। नेट यील्ड कैसे निकलेगा, बहुत सिंपल है, इनकमिंग माइनस आउटगोइंग। इनकमिंग हमारा क्या है, इनकमिंग है हमारा एस्टिमेटेड यील्ड। आउटगोइंग हमारा क्या है, आउटगोइंग है हमारा यूजुअल आउटगोइंग जो हम लोगों ने ऊपर निकाला है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमें मिलेगा 77,500। तो ये हमारा नेट यील्ड निकला। ठीक है, उसके बाद हम इससे लास्ट में क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, इनकम्बरेंस फैक्टर। आइए जरा इनकम्बरेंस फैक्टर का फॉर्मूला देखते हैं। इनकम्बरेंस फैक्टर बेसिकली एक रेशियो है। वो रेशियो में डिनोमिनेटर होता है हमारा नेट यील्ड और डिनोमिनेटर होता है हमारा यूजुअल आउटगोइंग। तो नेट यील्ड हमारा कितना निकला है यहाँ बताइए, 77,500। और यूजुअल आउटगोइंग कितना निकला है, 15,000। और हमारा टोटल नीचे क्या लिखेंगे हम लोग, टोटल एस्टिमेटेड यील्ड लिखेंगे। दोस्तों यहाँ पे एक फॉर्मूला में करेक्शन कीजिएगा, यहाँ पे मैंने गलती से यूजुअल आउटगोइंग लिखा है, ये हमारा एस्टिमेटेड यील्ड है। ठीक है, नेट यील्ड अपॉन एस्टिमेटेड यील्ड। ठीक है, तो नेट यील्ड कितना निकला हमारा 15,000, 77,500। और एस्टिमेटेड यील्ड हमारा कितना है 93,000। ठीक है दोस्तों, तो 77,500 डिवाइड बाई 93,000। यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा दोस्तों, यूजुअल आउटगोइंग नहीं होगा, नीचे नीचे होगा हमारा एस्टिमेटेड यील्ड। ठीक है, तो 77,500 डिवाइडेड बाई 93,000 वो मिल जाएगा हमें 0.833। तो ये हमारा क्या निकला, इनकम्बरेंस फैक्टर। अब देखिए दोस्तों, यूजेबल एफएसआई, यूजेबल फ्लोर रेट एरिया, वो कैसे निकलेगा, तो बहुत सिंपल है। देखिए 533 क्या था हमारा, 533 था लैंड एरिया। और उसमें से आप देखिए 155 को, उसमें से हम लोगों ने 205 को सब्ट्रैक्ट कर लिया, जो टोटल बिल्डअप एरिया है वही हमारा कारपेट एरिया हो जाएगा। तो 533 माइनस 205 आपको मिल जाएगा 328। ठीक है, वो क्या मिल गया हमें, कारपेट एरिया मिल गया। अब हमसे पूछा जाएगा कि बताओ कि यूजेबल एफएसआई का वैल्यू कितना होगा, यानी रुपीज में बताना है। तो बहुत सिंपल है, 328 क्या है, मीटर स्क्वायर है। ठीक है, और इनको उसको हम लोग क्या करेंगे, इनकम्बरेंस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि कितना है हमारा 0.833। और फिर उसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, उसे मल्टीप्लाई करेंगे रेट ऑफ लैंड कॉस्ट से, जो कि है हमारा 2000। ठीक है, तो हमें आंसर मिलेगा ₹5,46,448। तो दोस्तों ये 4 या 5 क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे, कभी डिजायर्ड यील्ड पूछा जाएगा, कभी एस्टिमेटेड यील्ड पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह के क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। अभी हम लोग इसका एक शॉर्ट ट्रिक देखते हैं दोस्तों। देखिए, यदि आपको केवल क्वेश्चन में इनकम्बरेंस फैक्टर ही निकालना है तो इतना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, आप ऐसे फॉर्मूला याद कीजिए, 1 माइनस यूजुअल आउटगोइंग। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में आपको दे रखा था कि यूजुअल आउटगोइंग जो है वो यील्ड का 1/6 है। तो आप क्या कीजिएगा, 1 माइनस 1/6 कीजिए, कितना हो जाएगा 5/6। और 5/6 का वैल्यू आप देखिएगा तो मिलेगा 0.833। तो इतना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, यदि केवल आपसे इनकम्बरेंस फैक्टर ही पूछा जाए तो। मान लीजिए 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, इनकम्बरेंस फैक्टर बताओ, तो उतना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्टली इस 1 माइनस यूजुअल आउटगोइंग फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। आइए अब इस पे हम लोग एक और केस स्टडी करते हैं ताकि कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए हमारे सामने कुछ इन्फॉर्मेशन या डाटा दी गई है। जैसे लैंड का एरिया दे रखा है 725 मीटर स्क्वायर, टोटल बिल्डअप एरिया दे रखा है 325 मीटर स्क्वायर, परमिसिबल एफएसआई है 1, रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर 5,000, लैंड कॉस्ट दे रखा है 2,000, डिजायर्ड यील्ड 9%, यूजेबल कारपेट एरिया 250 मीटर स्क्वायर, मंथली रेंट ऑन कारपेट एरिया बेसिस वो 50 रुपया दिया हुआ है, और यूजुअल आउटगोइंग दे रखा है 1/6 ऑफ द यील्ड। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन पूछा गया है टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज, बहुत ही आसान है। टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसे निकालिएगा बताइए। तो देखिए टोटल बिल्डअप एरिया कितना है हमारा 325 मीटर स्क्वायर, और रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितना है 5,000। तो क्या करेंगे, 5,000 को 325 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन मिल जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन 16,25,000। ठीक है, उसके बाद एक और चीज है, देखिए टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन पूछा गया है। अभी हम लोगों ने मैंने बताया था, देखिए दोस्तों टोटल कॉस्ट में क्या क्या आता है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आता है और लैंड कॉस्ट आता है। तो हमने तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट निकाला यहाँ पे, अब क्या निकालना है हमें, लैंड कॉस्ट भी तो निकालना होगा। तो लैंड कॉस्ट कैसे निकालिएगा बताइए, बहुत ही सिंपल है। लैंड कॉस्ट निकालने के लिए क्या आप क्या कीजिएगा, टोटल बिल्डअप एरिया को लीजिए, वो कितना है 325 मीटर स्क्वायर, और एक मीटर स्क्वायर लैंड को बनाने के लिए कितना पैसा लग रहा है 2,000। तो 2,000 को 325 से आप मल्टीप्लाई कीजिए,
ठीक है, तो वो कितना मिलेगा आपको, 6,50,000। तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए क्या कीजिएगा, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को और लैंड कॉस्ट को आप जोड़िएगा। तो देखिए 16,50,000 में 6,50,000 को जोड़िए तो आपको मिल जाएगा 22,75,000। ये आपको क्या मिल गया, टोटल कॉस्ट मिल गया। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है, आप देख सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, टोटल कॉस्ट बताओ, पहला क्वेश्चन। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, द इनकम्बरेंस फैक्टर इज। अभी मैंने बताया था इनकम्बरेंस फैक्टर निकालने का तरीका। तो आपको देखिए इनकम्बरेंस फैक्टर का देखो तरीका है 1 - यूजुअल गोइंग। तो आपको 1 - 0.1 - 1/6 कीजिएगा तो 0.833 रहेगा। लेकिन यदि प्रोसेस से जाइए तो निकालिए। तो प्रोसेस से मैंने क्या बताया था, एक बार याद कीजिए। तो प्रोसेस से मैंने बताया था कि आपको इनकम्बरेंस फैक्टर निकालने के लिए डिजायर्ड यील्ड निकालना है, एस्टिमेटेड यील्ड निकालना है और नेट यील्ड निकालना है। और नेट यील्ड अपॉन एस्टिमेटेड यील्ड का जो रेशियो होगा वो हमारा इनकम्बरेंस फैक्टर होगा। आइए निकालते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे मैंने किया है ये कैलकुलेशन आपके लिए। तो सबसे पहले हमने एस्टिमेटेड यील्ड निकाला। ठीक है, एस्टिमेटेड यील्ड कैसे निकाला, तो देखिए बहुत अभी मैंने बताया था एस्टिमेटेड यील्ड निकालने का तरीका। एस्टिमेटेड यील्ड निकालने के लिए आपको कारपेट एरिया को लेना है। तो देखिए यूजेबल कारपेट एरिया कितना है, 250, और मंथली रेंट कितना है, 50। तो 250 गुने 50 गुने 12, ठीक है, ये क्या मिल जाएगा आपको, एस्टिमेटेड यील्ड मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 250 गुने 50 गुने 12 देख सकते हैं वो हमें मिल जाएगा 1.5 लाख। और यूजुअल आउटगोइंग हमें दे रखा है यील्ड का 1/6। ठीक है, तो आप 1/6 कर लीजिए 1.5 लाख का, तो आपको मिल जाएगा कितना, 25,000। ठीक है, ये 25,000 क्या है हमारा नेट एनुअल। अब देखिए नेट एनुअल यील्ड क्या हो जाएगा, दोनों का सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। ठीक है, वो कितना हो जाएगा, 1,25,000। और इनकम्बरेंस फैक्टर मैंने क्या बताया था, नेट यील्ड अपॉन एस्टिमेटेड यील्ड। नेट यील्ड कैसे निकालते हैं, एस्टिमेटेड यील्ड से हम लोग और यूजुअल आउटगोइंग को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो 1,25,000 का हमारा एस्टिमेटेड यील्ड कितना है, 1.5 लाख। तो वो कितना परसेंट है, 0.833%। तो हमें एस्टिमेटेड यील्ड मिल गया, तो हमें इनकम्बरेंस फैक्टर निकाल लिया 0.833। इसका मैंने एक शॉर्ट ट्रिक भी बताया, उसे भी आप लोग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजायर्ड यील्ड पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो डिजायर्ड यील्ड कैसे निकालते हैं, अभी अभी देखिए। एक तो डिजायर्ड यील्ड था और एक था हमारा एस्टिमेटेड यील्ड। तो डिजायर्ड यील्ड कैसे निकालते हैं, तो हमें जो परसेंटेज दे रखा है, कौन सा परसेंटेज, देखिए यहाँ पे हमें एक परसेंटेज दे रखा है 0.09। देखिए यहाँ पे डिजायर्ड यील्ड का परसेंटेज दे रखा है 9%। तो ये 9% किसका होगा, टोटल कॉस्ट का होगा। और टोटल कॉस्ट हमने कितना निकाला है, 22,75,000। तो आप क्या कीजिए, डिजायर्ड यील्ड निकालने के लिए 22,75,000 का आप 9% 9% निकाल लीजिए। ठीक है, तो यानी कि 22,75,000 इंटू 0.09, तो आपको मिल जाएगा 2,04,750। ठीक है दोस्तों, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन में पूछा गया नेट एनुअल यील्ड। अभी हम लोगों ने निकाला नेट एनुअल यील्ड। वो कैसे निकालेंगे, एस्टिमेटेड यील्ड निकाला 1.5 लाख, यूजुअल आउटगोइंग निकाला और फिर दोनों को सबट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, नेट यील्ड मिल जाएगा। तो तरीका, इसका प्रोसेस वही है, सबके लिए एक ही प्रोसेस को अप्लाई करना है, 2-3 बार आप देखिएगा तो याद हो जाएगा। तो नेट यील्ड हमने निकाल लिया 1,25,000। और दोस्तों उसके बाद देखिए यूजेबल एफएसआई पूछा गया है, हम लोगों ने देखा था यूजेबल एफएसआई। एक बार देखिए मैंने बताया था कैसे निकालना है आपको यूजेबल एफएसआई। क्या कीजिएगा यूजेबल एफएसआई के लिए, सिंपली लैंड एरिया और कंस्ट्रक्शन एरिया को सबट्रैक्ट कर दीजिए। देखिए लैंड एरिया था 533 और टोटल बिल्ड अप एरिया था 205। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन यहाँ हमसे पूछा गया है, इस क्वेश्चन में यूजेबल एफएसआई कितना है। तो देखिए इसे शॉर्ट हम लोग SSY भी कहते हैं। तो दोस्तों देखिए इस केस स्टडी को मैं आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में नहीं बताने वाला हूँ, मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा। ठीक है, पॉइंट्स बताऊंगा जिस पे आपको क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आपको क्योंकि यदि मैं क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में बताऊँ तो वो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो आप हमारे पास लगभग 20 केस स्टडी हैं। तो आपके बेनिफिट के लिए जहाँ जहाँ मुझे लगेगा क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में बताना जरूरी है वहाँ पर मैं बताऊँगा। अदरवाइज मैं पॉइंट्स वाइज आपको समझाते चल रहा हूँ कि किन पॉइंटों का आपको ध्यान रखना है। देखिए पहला क्वेश्चन पूछा जाता है सुकन्या समृद्धि योजना में कि ये अकाउंट किसके लिए ओपन किया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन जैसे मान लीजिए कि दे देगा, जैसे मान लीजिए कैन बी ओपन फॉर, ये ऑप्शन देगा कि योर गर्ल चाइल्ड। ठीक है, योर गर्ल चाइल्ड। तो दोस्तों ऑप्शन को हटाइए, मैं आपको पॉइंट वाइज समझाता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है कि फॉर हुम इट कैन बी ओपन। तो इट कैन बी ओपनड फॉर इट कैन बी ओपन फॉर। तो मैं आपको बताता हूँ ये किसके लिए आप ओपन कर सकते हो। तो ये आप ओपन कर सकते हो योर गर्ल चाइल्ड के लिए। आपके जो गर्ल चाइल्ड हैं
उनके लिए आप इसे ओपन कर सकते हो। और दोस्तों दूसरा चीज़ है, आप इसे ओपन कर सकते हो एडॉप्टेड गर्ल चाइल्ड के लिए। तो यदि आपने अडॉप्ट भी किया है गर्ल चाइल्ड को, तो उनके लिए भी आप इसे ओपन कर सकते हो, इस अकाउंट को। ये पहला पॉइंट है। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं दोस्तों, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये पूछा जाता है कि प्री मैच्योर विड्रॉल, जो हमारा प्री मैच्योर विड्रॉल होता है इस केस में, प्री मैच्योर विड्रॉल जो होता है 50%, 50% तक का अमाउंट का प्री मैच्योर विड्रॉल जो होता है, वो कितने दिनों के बाद, ठीक है, अकाउंट होल्डर का एज कितना होगा तो हम कर सकते हैं। तो ये कब कर सकते हैं दोस्तों, जब अकाउंट होल्डर जो है वो उसका एज कितना हो जाना चाहिए। तो बताइए कितना हो जाना चाहिए। तो दोस्तों आप यहाँ पे साइड में आप कमेंट कर सकते हैं। तो वो हो जाना चाहिए दोस्तों, अकाउंट होल्डर का जो एज है वो हो जाना चाहिए आपका 18 ईयर्स, ठीक है। तो 18 ईयर्स पे आप प्री मैच्योर विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन किस रिक्वायरमेंट के लिए, रिक्वायरमेंट क्या है दोस्तों, रिक्वायरमेंट भी आपको पता होना चाहिए। तो रिक्वायरमेंट क्या है दोस्तों, रिक्वायरमेंट है मैरिज और हायर एजुकेशन, ठीक है, दोनों रिक्वायरमेंट है, मैरिज के लिए या ऑब्लिक हायर एजुकेशन के लिए, ठीक है। तो ये इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट कंसेप्ट है कि हाँ इनकम टैक्स जो है एग्जाम्पशन है, किस चीज़ पे एग्जाम्पशन अवेलेबल है, ठीक है। आपको ऐसे पूछेगा एग्जाम्पशन इन इनकम टैक्स। अब देखिए इसमें दो पार्ट है ना, एक तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है और एक हमारा इंटरेस्ट है, ठीक है, या मैच्योरिटी अमाउंट और इंटरेस्ट। तो किस पे एग्जाम्पशन आपको मिलता है, मैच्योरिटी अमाउंट पे मिलता है या इंटरेस्ट पे मिलता है। तो दोस्तों इसके लिए आप याद रखिएगा, इस केस में जो हमारा एग्जाम्पशन मिलता है वो दोनों पे मिलता है, ऑन बोथ इंटरेस्ट पे भी एग्जाम्पशन मिलेगा आपको और मैच्योरिटी अमाउंट पे भी एग्जाम्पशन मिलेगा इंटरेस्ट इनकम टैक्स में, मैच्योरिटी अमाउंट, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद है दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक साल में कितना डिपॉजिट्स कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ डिपॉजिट्स पर ईयर। तो दोस्तों देखिए नंबर ऑफ डिपॉजिट्स पर ईयर की यदि बात करें तो ऐसा इसमें कोई फिक्स नंबर नहीं है, ठीक है। आप चाहे तो कितना बार भी कर सकते हैं, तो ऐसा कोई फिक्स्ड नंबर नहीं है दोस्तों, फिक्स्ड नंबर ऐसा कुछ नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि जो डिपॉजिट जो करेंगे वो 100 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। मल्टीपल कितना होना चाहिए, 100 का होना चाहिए, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट ध्यान रखना है, आगे मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ये अकाउंट लिमिटेड है कितने गर्ल चाइल्ड के लिए, मतलब एक पेरेंट के कितने गर्ल चाइल्ड के लिए लिमिटेड है, ये पूछा जाता है। जैसे अकाउंट इज लिमिटेड फॉर, ठीक है। अब बताइए एक गर्ल चिल्ड्रन या 2 गर्ल चिल्ड्रन या 3 गर्ल चिल्ड्रन या ऐसा भी, बताइए क्या केस है, क्या कहा गया है इसमें। तो ये आप याद रखेंगे, ये जो अकाउंट है वो 2 गर्ल चिल्ड्रन के लिए है, या समझिएगा, या 3 हो सकता है, लेकिन 3 में 3 उसी केस में होगा जब एक ट्विन हो, ठीक है, जुड़वा हो, ठीक है। और फर्स्ट बर्थ सेल्फ, हाँ, तो यह ट्विन हो जाए या पहला बर्थ में ही तीनों का जन्म हो जाए, तो उस केस में 3 भी चलेगा। तो ये ध्यान रखना है, उस केस में 3 भी चलेगा। चलिए उसके बाद मैं आपको और कुछ पॉइंट बता दूँ, ये 5 पॉइंट आपको क्लियर है। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, आपको मैं कुछ और पॉइंट बता रहा हूँ जिससे केस स्टडी पूछा जा सकता है सुकन्या समृद्धि योजना पे, ठीक है। दोस्तों यदि हम सुकन्या समृद्धि योजना की बात करें तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आफ्टर मैच्योरिटी पीरियड, ठीक है, तो मैच्योरिटी होने के बाद, मतलब जब ये योजना का मैच्योर हो जाएगा आफ्टर मैच्योरिटी पीरियड, तो आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट रेट क्या होगा, बताइए इंटरेस्ट रेट क्या होगा मैच्योरिटी पीरियड के बाद। तो दोस्तों मैच्योरिटी पीरियड के बाद जो इंटरेस्ट रेट होता है वो होता है हमारा, कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, ठीक है, नो इंटरेस्ट। तो मैच्योरिटी तक ही आपको ब्याज मिलेगा, मैच्योरिटी के बाद कोई ब्याज नहीं मिलता है इस पर। अच्छा, अब एक SSAY अकाउंट ओपन करना है, SSY अकाउंट को आपको ओपन करना है, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, बताइए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन इस पर भी आता है। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट्स की मैं बात यदि करूँ तो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, सबसे पहला डॉक्यूमेंट चाहिए कि सर्टिफिकेट चाहिए, किसके सर्टिफिकेट, तो चाइल्ड के बर्थ का सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ बर्थ ऑफ गर्ल चाइल्ड, ठीक है। तो मतलब गर्ल चाइल्ड का बर्थ हुआ है, इसका सर्टिफिकेट चाहिए।
दूसरा आपको क्या चाहिए दोस्तों, प्रूफ ऑफ एड्रेस चाहिए। क्या चाहिए, सॉरी, प्रूफ ऑफ एड्रेस चाहिए। प्रूफ ऑफ एड्रेस चाहिए किसका, पेरेंट्स और गार्जियन का। ये सब पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और तीसरा आपको क्या चाहिए दोस्तों, तीसरा चाहिए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी ऑफ पेरेंट्स या गार्जियन। ठीक है, चलिए, तो ये तीन चीज से आप अकाउंट खोल सकते हैं, कोई भी सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट आप खोल सकते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो एसएसवाई अकाउंट है, ठीक है, उसको हम लोग ओपन करेंगे अंडर नेम ऑफ गर्ल चाइल्ड। अंडर नेम ऑफ गर्ल चाइल्ड मतलब जो गर्ल चाइल्ड है उसके नाम तक कब तक नहीं ओपन कर सकते हैं, जब तक उसका एज 10 साल हो जाए, 11 साल हो जाए, 12 साल हो जाए, 14 साल हो जाए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है उसका एज 10 साल हो जाए। मतलब जब उसका एज 10 साल हो जाएगा ना लड़की का, तब हम उसके नाम पे उस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं, लेकिन 10 साल से पहले तक उसके नाम पे उस अकाउंट को ओपन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि मैक्सिमम लिमिट कितना है एक साल में डिपॉजिट का। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैक्सिमम लिमिट फॉर डिपॉजिट पर ईयर। ध्यान दीजिएगा, मैं पर ईयर की बात कर रहा हूँ। एनुअल मैक्सिमम लिमिट क्या है डिपॉजिट का, तो वो आपको पता होना चाहिए। जो एनुअल लिमिट फिक्स किया गया है वो है 1.5 लाख रुपया। कितना है, 1,50,000 रुपया। ठीक है, तो ये सब कुछ पॉइंट्स है। आपको समझ में आ रहा है कि पॉइंट। चलिए, और कुछ सबसे क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैं आपको सब पॉइंट समझा रहा हूँ। इसके अलावा और कुछ पॉइंट देख लेते हैं। ठीक है, चलिए, इसके बाद क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है दोस्तों, इसके बाद क्वेश्चन सुकन्या समृद्धि योजना में ये आ सकता है कि हाँ, मैक्सिमम पीरियड। ठीक है, मैच्योरिटी मैंने आपको बताया ना, मैच्योरिटी जो है, मैच्योरिटी कब कितना साल का है, तो मैच्योरिटी है दोस्तों इसका, मैं फिर से समझा देता हूँ। मैच्योरिटी है 21 ईयर। ठीक है, अकाउंट का मैच्योरिटी ड्यूरेशन, अकाउंट मैच्योरिटी ड्यूरेशन जो है वो कितना है, 21 ईयर्स। कब से, फ्रॉम ओपनिंग ऑफ अकाउंट। तो जब जिस डेट से अकाउंट ओपन हुआ तब से लेके 21 साल तक अकाउंट को आप मैच्योर कर सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों मैक्सिमम पीरियड कितना है जब तक डिपॉजिट कर सकते हैं, वो क्या है, तो दोस्तों वो है 14 साल। ध्यान दीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम पीरियड अप टू विच डिपॉजिट कैन बी मेड, तो वो है दोस्तों 14 साल। 14 साल तक आप डिपॉजिट कर सकते हैं। कब से 14 साल काउंट होगा, फ्रॉम डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ अकाउंट। तो जिस दिन से अकाउंट ओपन हुआ है उसे 14 साल तक आप क्या कर सकते हैं, इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आपका क्वेश्चन, ये आपका हो गया सुकन्या समृद्धि योजना पे। इतना क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, तो एक एक पॉइंट को आप देख लीजिए, दोबारा रिपीट कर ले तो आपका क्लियर हो जाएगा। दूसरा केस स्टडी पे आते हैं दोस्तों। ये दूसरा केस स्टडी हमसे जो टॉपिक है दूसरा केस स्टडी का, वो है हमारा भारत QR कोड। ठीक है, इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत QR कोड पे भी आइए इसे भी कवर कर लेते हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों, हम लोग डिस्कस करेंगे अब भारत QR। इसी फॉर्मेट में डिस्कस करते हैं हम लोग, जैसे अभी मैंने डिस्कस किया। ठीक है, तो भारत QR आपको पता है कि स्क्वायर QR कोड होता है जिससे आप लोग पेमेंट वगैरह करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, पहला कंसेप्ट आपको याद रखना है कि जो भारत QR कोड है ना, वो देखिए आपसे पूछेगा कि P2P है, ठीक है, पर्सन टू पर्सन है, या P2M है, या M2P है, या M2M है, ये पूछता है आपको। तो बताइए भारत QR कोड क्या है आपका। तो जो भारत QR कोड है ना दोस्तों, वो है हमारा पर्सन टू मर्चेंट। ऑब्वियस सी बात है, सिंपल चीज़ है। आप जो है, जैसे मान लीजिए आपने कुछ सामान खरीदा किसी दुकान से और आप उसका पेमेंट कर रहे हैं, तो आप पर्सन हुए और आप पैसा किसको दे रहे हैं, मर्चेंट को दे रहे हैं, इसीलिए होता है हमारा P2M। ये तो सिंपल है। अच्छा, भारत QR कोड से पूछा जाता है कि म्यूचुअली डिराइव अमाउंट डैश पेमेंट नेटवर्क। तो इसको याद रखना है आपको कि ये डिराइव है दोस्तों तीनों में। ठीक है, तो इट इज म्यूचुअली डिराइव्ड अमाउंट। तो NPCI, दूसरा है हमारा वीज़ा, और तीसरा है हमारा मास्टर कार्ड। तो तीनों से म्यूचुअली ये डिराइव्ड है। चलिए, इसके बाद तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि चार्ज क्या है। यदि मान लीजिए पूछे कि आपसे चार्ज कितना लगता है भारत QR कोड को यूज करने के लिए, तो कोई एडिशनल चार्ज नहीं है। ठीक है, नो एडिशनल चार्जेस। ठीक है, नो एडिशनल चार्जेस, कोई चार्जेस नहीं है।
ठीक है। ट्रांजैक्शन यदि आप भारत QR कोड से कर रहे हैं तो उसमें कोई एडिशनल चार्ज नहीं है। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछता है कि क्या मल्टीपल बैंक को सेम ऐप से लिंक कर सकते हैं? ध्यान से सुनिए, क्या मल्टीपल बैंक कार्ड को सेम ऐप से लिंक कर सकते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है कि यहाँ आप मल्टीपल कार्ड सेम बैंक का एक सिंगल ऐप से लिंक कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि मल्टीपल कार्ड ऑफ सेम बैंक can be linked in a single app, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जो हमारा 2FA होता है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, आपको पता होगा। तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन में जो फर्स्ट फैक्टर होता है, 2 फैक्टर है ना, तो फर्स्ट फैक्टर की हम बात कर रहे हैं। जो फर्स्ट फैक्टर है वो क्या है? वो होता है एम पिन। वो क्या होता है? एम पिन, ठीक है। तो ये सेकेंड फैक्टर क्या होता है? फर्स्ट फैक्टर एम पिन है, और सेकेंड फैक्टर क्या होता है बताइए? तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन में एम पिन पहला फैक्टर है, तो सेकेंड फैक्टर क्या होता है बताइए? तो सेकेंड फैक्टर होता है दोस्तों, सेकेंड फैक्टर क्या क्या हो सकता है? तो सेकेंड फैक्टर एम पिन भी हो सकता है, दोबारा एम पिन पूछ ले आपसे, या OTP पूछ ले, या आपसे ATM पिन पूछ ले, ठीक है। ये तीनों में से तीनों कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये 5 पॉइंट आपने देखा। अच्छा, ट्रांजैक्शन लिमिट पूछ सकता है दोस्तों। तो ट्रांजैक्शन लिमिट जो है वो बैंक सेट करती है, बैंक के एंड पे सेट होता है लिमिट, ठीक है। ऐसा कोई फिक्स लिमिट नहीं है, ठीक है। और एक दिन में कितना भारत QR कोड ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, तो उसको कोई लिमिट नहीं है, लेकिन आपका डेबिट और क्रेडिट कार्ड पे एक लिमिट सेट होता है, तो उसके बेसिस पे वो निर्भर करता है, ठीक है ना, उसके बेसिस पे वो निर्भर करता है। चलिए, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। कुछ पॉइंट्स थे हमारे ये भारत QR कोड से। हम लोग नेक्स्ट केस स्टडी पे आते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। मैं हर एक पॉइंट को क्लियर करते चल रहा हूँ। तो आपको यदि समझ में आ रहा है तो दोस्तों एक लाइक जरूर कर दीजिएगा इस पार्टिकुलर वीडियो को, और ट्राई कीजिए और भी लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाने का, जो लोग रिटेल बैंकिंग का इलेक्टिव लेकर CIB की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से उनको भी मददगार साबित होगी। दोस्तों नेक्स्ट केस स्टडी हम लोग डिस्कस करते हैं PMEGP, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड, ठीक है। तो PMEGP एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम है दोस्तों। तो देखिए PMEGP में कुछ पॉइंट आपको ध्यान रखना है। मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एक टेबल में समझा देता हूँ। एक एरिया है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक टेबल बना देता हूँ दोस्तों, टेबल से आपको क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। चलिए दोस्तों, ये टेबल है हमारा। इसमें सबसे पहले ऊपर हम लिखते हैं यहाँ पे एरिया, क्या लिखते हैं? एरिया, ठीक है। उसके बाद लिखते हैं अर्बन एरिया हो, उसके बाद लिखते हैं दोस्तों रूरल एरिया हो, और उसके बाद लिखते हैं प्रोजेक्ट कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन बाय बोरोवर, प्रोजेक्ट कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन बाय बोरोवर, ठीक है। दोस्तों अब इसको फिलअप करते हैं। एरिया, जैसे मान लीजिए कि पहले जनरल है, तो जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए अर्बन एरिया में है 15%। अब ये क्या है हम लोग आगे देखेंगे। रूरल एरिया में है 25%, और प्रोजेक्ट कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन, प्रोजेक्ट कॉस्ट कंट्रीब्यूशन बाय बोरोवर वो होता है 10%, ठीक है। दूसरा है दोस्तों हमारा SC/ST के लिए अर्बन एरिया में 25% है, और रूरल एरिया में 35% है, और प्रोजेक्ट कॉस्ट कंट्रीब्यूशन बाय बोरोवर है 3%। दोस्तों ये इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे इस चार्ट को। अब मैं इसके बेसिस पे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, ठीक है। मतलब PMEGP से रिलेटेड, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ताकि इस पे जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए आप उसका जवाब दे पाएँ, ठीक है। ठीक है, मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब मैं आपको इसको डिलीट करके मैं फिर से इस पर सवाल पूछता हूँ PMEGP पे। देखिए पहला सवाल है हमारा कि लॉक इन पीरियड क्या होता है। जो हमारा PMEGP सब्सिडी है, ठीक है, इसका लॉक इन पीरियड क्या है। तो दोस्तों लॉक इन पीरियड आपको याद रखना है कि इसका लॉक इन पीरियड है 3 इयर्स, ठीक है।
दूसरा सवाल पूछा जाएगा आपसे कि आप यदि इस पीएमईजीपी स्कीम के अंदर एलिजिबल होना चाहते हैं तो आपका एज कितना होना चाहिए। तो मतलब एज ऑफ एप्लीकेंट, एज ऑफ एप्लीकेंट, तो एप्लीकेंट का एज मिनिमम 18 ईयर्स होना चाहिए, तभी वो पीएमईजीपी स्कीम के अंदर आ सकता है। उसके बाद दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक हमारा ट्रेनिंग होता है दोस्तों इसमें, ठीक है, जैसे हम लोग बीडीपी ट्रेनिंग करते हैं, तो वो ट्रेनिंग मिलता है, वो ट्रेनिंग जो बीडीपी ट्रेनिंग है वो मिलता है दोस्तों, वो कब मिलता है, तो वो मिलता है 12 दिन का, 12 वर्किंग डेज का वो ट्रेनिंग मिलता है, 12 वर्किंग डेज का वो ट्रेनिंग मिलता है दोस्तों। और प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है, जो 5 लाख से ज़्यादा का प्रोजेक्ट कॉस्ट है उस केस में, ये कंसेप्ट याद रखिएगा, फॉर प्रोजेक्ट कॉस्ट मोर देन 5 लाख, मतलब 5 लाख से ऊपर का यदि प्रोजेक्ट कॉस्ट है तो उस केस में ये ट्रेनिंग मिलेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपसे ये पूछता है कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन है प्रोजेक्ट कॉस्ट के लिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर प्रोजेक्ट कॉस्ट। तो दोस्तों देखिए इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, देखिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है कि आपका 8 क्लास पास होनी चाहिए आप, ठीक है। जैसे देखिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें, मिनिमम क्वालिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं, मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका 8 क्लास होना चाहिए। और क्या उससे क्या मिलेगा आपको, उससे आपको जो प्रोजेक्ट 10 लाख से ऊपर तक का है, ठीक है, प्रोजेक्ट 10 लाख से जो ऊपर है, किस केस में 10 लाख से ऊपर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, तो वो मिल जाएगा। और यदि आपका एम्प्लॉयमेंट गारंटी वाला स्कीम है ना, तो यदि आपने 8 क्लास पास कर रखा है तो आपको जो प्रोजेक्ट 10 लाख से ऊपर का है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उसमें मिल सकता है। और यदि आप 5 लाख से ऊपर का प्रोजेक्ट सर्विस सेक्टर में के लिए आप एलिजिबल हैं, ठीक है, सर्विस सेक्टर। चलिए ये दोस्तों ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर लोन है या कैश क्रेडिट लिमिट है वो कैसे यूटिलाइज किया जाएगा। तो दोस्तों जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर लोन या कैश क्रेडिट लिमिट है उसमें देखिए क्या है, नियम है कि जो वर्किंग कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल एटलीस्ट वन शुड टच 100% लिमिट ऑफ सीसी विद इन 3 ईयर। और ये ध्यान रखिएगा, वर्किंग कैपिटल एटलीस्ट वंस शुड टच 100% लिमिट, मतलब एक बार वर्किंग कैपिटल 100% लिमिट को टच करना चाहिए किसी भी सीसी का, कैश क्रेडिट अकाउंट का, विद इन 3 ईयर्स, 3 साल की अवधि में, ठीक है। और दोस्तों 75% जो हमारा सैंक्शन लिमिट है, नॉट लेस देन 75% ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ सैंक्शन लिमिट, तो सैंक्शन लिमिट का 75% से ज़्यादा ही यूटिलाइजेशन होनी चाहिए। तो ये सब पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, पीएमईजीपी पे यदि आपका क्वेश्चन आता है तो आप इसे समझा सकते हैं, इन सभी से क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। चलिए अब हम लोग दोस्तों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, वो है भीम, ठीक है। एक केस स्टडी देखते हैं भीम पे क्वेश्चन आता है केस स्टडी, तो हम लोग आइए उसे स्टडी करते हैं। तो ये हमारा चौथा केस स्टडी है, दिस इज द 4th केस स्टडी। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड SSY, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड भारत QR एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड पीएमईजीपी। अब हम लोग चौथा केस स्टडी डिस्कस करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं भीम, ठीक है। दोस्तों भीम में क्या याद रखना है, जैसे आप देखिएगा भीम तो लिखा रहेगा, भीम लिखा रहेगा और 2.0 लिख देता है, तो 2.0 का क्या मतलब है कि ये 2.0, ठीक है। तो दोस्तों ये वर्जन है, इसमें क्या है कि ये 20 लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, इट सपोर्ट 20 लैंग्वेजेज, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों इसका स्लोगन क्या है, इसका स्लोगन है कि इंडिया को कैशलेस बनाना, मेकिंग इंडिया कैशलेस, भीम का स्लोगन है। और उसके बाद दोस्तों ये पूछा जाता है कि हाँ, तो आप यदि भीम का यूज़ करके, ठीक है, पैसा भेजना चाह रहे हैं तो क्या क्या उसमें ज़रूरत है, तो एक VPA के थ्रू आप भेज सकते हैं।
वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, या तो आप अकाउंट प्लस IFSC से भेज सकते हैं, इनमें से कोई भी, ठीक है, या तो आप आधार सीडिंग से भेज सकते हैं पैसा, ठीक है। केवल भीम से यदि भेजना है तो ये सब आपके पास ऑप्शन एप्लीकेबल है। लास्ट है QR कोड, जो हमने भारत QR कोड के बारे में बात किया था ना, वही, ठीक है। तो ये सब ऑप्शंस हैं कि आप इनमें से किसी से भी आप पैसा को भेज सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कितने लैंग्वेज में आप भीम ऐप को एक्सेस कर सकते हैं, तो 20 लैंग्वेज, मैंने ऊपर ही बताया, सपोर्ट 20 लैंग्वेज। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि ये भीम है क्या, तो ये जो भीम है वो क्या है, ये एक यूपीआई बेस्ड पेमेंट इंटरफेस है, यूपीआई बेस्ड पेमेंट इंटरफेस है। अच्छा, इसके बाद दोस्तों ये पूछा जाता है कि क्या भीम सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है, तो मैं आपको कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम बता देता हूँ जहाँ पे भीम को आप यूज़ कर सकते हैं। तो एक तो आपका है एंड्रॉयड, और एंड्रॉयड में भी कौन सा एंड्रॉयड, जो वर्जन इसका 5.0 से एबव है, और दोस्तों iOS, ठीक है, iOS ऑपरेटिंग सिस्टम में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हाँ, यहाँ पे समझिएगा, क्या क्या कि कोई आदमी भारत से बाहर है तो क्या वो इसे यूज कर सकता है, तो एनी पर्सन आउटसाइड इंडिया कैन यूज भीम। तो भारत से बाहर भी है तो भी वो भीम को क्या कर सकता है, यूज कर सकता है, ठीक है। अब बताइए चार्ज क्या है इसमें, तो कोई चार्ज नहीं है, नो चार्ज, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि क्या भीम बिना इंटरनेट का रन कर सकता है, ये मैंने पहले बताया है कि यस, *99*, ठीक है, सॉरी ये नहीं, स्टार ये होता है *99#, ठीक है। इससे क्या होता है कि भीम कैन बी यूज्ड विदाउट इंटरनेट, तो इंटरनेट के बिना यदि यूज करना है तो इसका आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब आपसे ये पूछा जाएगा कि एक ट्रांजैक्शन में मैक्सिमम अमाउंट कितना है, ठीक है, याद रखिएगा, मैक्सिमम अमाउंट पर ट्रांजैक्शन, मैं बात कर रहा हूँ भीम की, तो वो है दोस्तों 40,000 रुपया। कितना है, 40,000 रुपया आपका। हाँ, तो ये देख ये आपका सेंडिंग वाला है, मतलब कितना 40,000 रुपया पर ट्रांजेक्शन आप मैक्सिमम भेज सकते हैं भीम में। अच्छा, रिसीविंग में क्या है, कोई लिमिट है क्या, तो यदि आप पैसा मंगा रहे हैं तो कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, आप कितना भी भीम के थ्रू मंगा सकते हैं, लेकिन 40,000 एक ट्रांजेक्शन में आप भेज सकते हैं। तो भीम से यदि केस स्टडी आएगा तो ये सब पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, इतना पॉइंट ध्यान रखेंगे तो आपका निश्चित रूप से भीम से रिलेटेड क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग केस स्टडी पे आते हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं हैं, यूपीआई, ठीक है, हम लोग यूपीआई को डिस्कस करते हैं दोस्तों। यूपीआई से क्वेश्चन आने की संभावनाएं है, यूपीआई पे केस स्टडी आता है, तो यूपीआई पे क्या क्या केस स्टडी आ सकता है, तो दोस्तों यूपीआई पहले है क्या, यूपीआई एक सिस्टम है, ठीक है, जिसमें मल्टीपल बैंक अकाउंट को आप सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन में रख सकते हैं, ठीक है, सारे के सारे बैंकिंग फीचर को, फंड को, रूट को आप रख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो पहले यूपीआई का फुल फॉर्म बता दीजिए, तो यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है, ये पहला है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि एनपीसीआई ने यूपीआई को लॉन्च किया था, ठीक है, उसमें कितना मेंबर बैंक्स थे, तो एनपीसीआई ने जब लॉन्च किया था यूपीआई को, ठीक है, उसमें 21 मेंबर बैंक थे। कितने मेंबर बैंक थे, तो 21 मेंबर बैंक्स थे, ठीक है। और कब लॉन्च हुआ था, तो 11 अप्रैल 2016 में। किसने लॉन्च किया था, तो किसने लॉन्च किया, तो याद रखिएगा रघुराम राजन, रघुराम राजन उस वक्त के गवर्नर थे, एक्स गवर्नर आरबीआई, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आपसे पूछा जाएगा कि हाँ, बैंक्स जो हैं, जितने भी बैंक्स हैं उन्होंने अपना खुद का यूपीआई बेस्ड ऐप, यूपीआई इनेबल्ड ऐप कब से शुरुआत किया,
प्ले स्टोर पे डालना का। तो जो गूगल प्ले स्टोर है जहाँ से हम लोग अपने ऐप को डाउनलोड करते हैं, वो कब से शुरुआत हुआ था डालना, तो वो याद रखिएगा 25 अगस्त 2016 के बाद से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दोस्तों पूछा जाता है क्वेश्चन कि यूपीआई को आप हर एक प्लेटफॉर्म पे एक्सेस कर सकते हैं, चाहे एंड्रॉयड हो, आईओएस हो, ठीक है। तो हाँ, तो ये आपको पता ही है। अच्छा दोस्तों, एक एनपीसीआई ने नया यूपीआई लाया, यूपीआई 2.0, ठीक है। तो देखिए इस 2.0 का मैं समझाऊंगा मतलब। तो एनपीसीआई ने क्या किया कि नया वर्जन लाया जिसे कहते हैं यूपीआई 2.0। क्यों लाया यूपीआई 2.0? तो इसमें ऑटो पे की फैसिलिटी है। किसकी फैसिलिटी है? ऑटो पे की फैसिलिटी है। और ऑटो पे मतलब कि रेकरिंग डिपॉजिट, रेकरिंग पेमेंट आप कर सकते हैं इस 2.0 से, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको ये याद रखना है कि यूपीआई में एक पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। यूपीआई क्या यूज़ करता है? पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, इसे पिन कहते हैं। ये जो पिन होता है ना, ये 4 से 6 डिजिट का होता है। आपने ये यूज़ तो करते ही होंगे यूपीआई, तो देखते हो ना, ये जो पिन होता है वो 4 से 6 डिजिट का होता है, पास कोड होता है। अच्छा, मैक्सिमम लिमिट यूपीआई का कितना है दोस्तों? शायद ये 2 लाख बढ़ा के किया गया है। एक बार आप कंफर्म होकर बताइए, क्योंकि पहले तो था 1 लाख, लेकिन अभी रिसेंट आप देखेंगे तो 2 लाख किया हुआ है, ठीक है। तो लिमिट जो है वो है 1 लाख, वो 2 लाख है, ठीक है। तो दोस्तों ये यूपीआई से रिलेटेड केस स्टडी यहाँ से बन सकते हैं, इन सभी पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट केस स्टडी जहाँ से बन सकता है दोस्तों, वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो बन सकता है दोस्तों आपका व्हीकल लोन से, ठीक है। आइए दोस्तों हम लोग 6वां केस स्टडी डिस्कस करते हैं व्हीकल लोन से, ठीक है। समझिएगा, मैं आपको क्वेश्चन पहले समझाता हूँ। क्वेश्चन क्या है कि मिस्टर जॉन है, उन्होंने अप्लाई किया व्हीकल लोन के लिए ऑफ ₹6 लाख। तो 6 लाख का व्हीकल लोन के लिए अप्लाई किया ताकि वो नया कार को परचेज कर सकते हैं, फॉर परचेजिंग न्यू कार, ठीक है। तो उन्होंने जो है कुछ कोटेशन को प्रस्तुत किया, सबमिट किया। ही सबमिटेड फॉलोइंग कोटेशन फॉर कार लोन। तो उन्होंने कार लोन के लिए जो कोटेशन सबमिट किया वो कुछ इस प्रकार है। तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि शोरूम प्राइस उन्होंने बताया 6,50,000, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बताया रोड टैक्स उन्होंने बताया 15,000 रुपये। उसके बाद उन्होंने बताया इंश्योरेंस उन्होंने बताया 25,000 रुपये, ठीक है। और उसके बाद मार्जिन जो है वो है 15% और मैक्सिमम रीपेमेंट पीरियड है दोस्तों 7 ईयर्स। तो ये डाटा है दोस्तों, इसे स्क्रीनशॉट ले लेते हैं क्योंकि बार बार इसी कंसेप्ट का यहाँ पे यूज होगा, ठीक है दोस्तों। तो इस कंसेप्ट का यूज होगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और फिर हम लोग इसके बेसिस पे क्वेश्चंस को देखते हैं। आइए, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। नाउ लेट अस सी सम क्वेश्चंस व्हिच इज बेस्ड ऑन दिस। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि आपको बताना है कि कितना व्हीकल लोन सैंक्शन किया जा सकता है। हाउ मच व्हीकल लोन कैन बी सैंक्शन, ठीक है। तो बताइए सैंक्शन कर कितना व्हीकल लोन आप सैंक्शन कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, मैं फिर से लिखता हूँ जो डाटा हमने कैप्चर किया है। शोरूम प्राइस कितना है? 6,50,000। मैं फिर से लिखता हूँ, शोरूम प्राइस है 6,50,000, ठीक है। उसके बाद दोस्तों रोड टैक्स कितना है? रोड टैक्स है हमारा 15,000। उसके बाद दोस्तों इंश्योरेंस कितना है? इंश्योरेंस है दोस्तों हमारा 25,000, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, इन सभी को ऐड कर दीजिए।
तो टोटल कॉस्ट कितना आपका लग रहा है बताइए? टोटल कॉस्ट लग रहा है 6,90,000। ठीक है। अब दोस्तों सिंपल सी बात है, जो एलिजिबल लोन है आपको मार्जिन कितना का देना है? मार्जिन देना है कितना का? 15% का। तो जो 6,90,000 है उसमें से आप क्या करेंगे? 15% घटा देंगे, है ना? 15% घटा देंगे किसका? तो 6,90,000 का ही तो होगा। यानी कुल मिलाकर आपको 85% निकाल लेना है 6,90,000 का। समझ में आ रहा है? तो ये कितना मिलेगा हमें? ये मिलेगा आपको 5,86,000, 5,86,500 रुपीज़। तो ये आपका एलिजिबल लोन है। काफ़ी सिंपल था, ठीक है। हाँ, तो देखिए वैसे मार्जिन जो है 10% होता है न्यू व्हीकल के लिए, और ओल्ड व्हीकल के लिए होता है, यूज्ड व्हीकल के लिए होता है 20 से 30%। ठीक है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। चलिए, आपने व्हीकल लोन कितना सैंक्शन किया वो निकाल लिया। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 12% है कार लोन पे, ठीक है, आपको ये बताना है कैलकुलेट द EMI। कैलकुलेट द EMI विच मिस्टर जॉन नीड टू पे। तो कितना EMI पे करना पड़ेगा उन्हें बताइए? तो दोस्तों EMI उन्हें कितना पे करना पड़ेगा यदि आपको ये निकालना है, तो लोन अमाउंट कितना है आपका? लोन अमाउंट है दोस्तों 5,86,500। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कितना? 12%। अच्छा, ये 12% जो दिया हुआ है ना दोस्तों, वो 12% आपका ईयरली बेसिस पे है ना? ईयरली एनुअल बेसिस पे है, ठीक है। और चूंकि हमें EMI निकालना है यानी मंथली इंस्टॉलमेंट निकालना है, तो हम इसे क्या करेंगे? मंथ बेसिस पे कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो मंथ बेसिस पे कैसे कन्वर्ट करेंगे बताइए? तो 12% पर ईयर है ना? इसको आपको पर मंथ करना है, तो आप क्या करेंगे? तो इंटू मंथ अपॉन मंथ करेंगे, तो दोस्तों 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 1% पर मंथ हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 0.01 हो जाएगा। अच्छा, जब भी EMI निकालना रहे तो इसको ध्यान रखें। और N जो है हमारा वो कितना है? 7 ईयर्स है, ठीक है। N जो है वो 7 साल के लिए मैक्सिमम मिला है ना लोन। ये आपको मैंने बताया मैक्सिमम पीरियड जो है 7 ईयर्स का है। तो 7 ईयर्स में 7 को क्या करेंगे? 12 से गुना कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा? 84 मंथ्स हो जाएगा। और EMI का फॉर्मूला आपको शायद याद होगा, मैंने आपको BFA में भी समझाया, ये और AVM में भी समझाया। वो होता है P, एक तरह से ये आपका एन्युटी तो है, ठीक है। ये होता है हमारा EMI का फॉर्मूला। चलिए पुट करते हैं। P कितना हो गया मेरा? 586,500, ठीक है। 1 प्लस 0.01 होल टू द पावर 18, होल टू द पावर कितना हो जाएगा? 84। ये हो जाएगा 1.01 टू द पावर 84 माइनस 1, ठीक है। तो इसे आप यदि सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा 586,500 इंटू 2.306 अपॉन 2.306 माइनस 1। सिंप्लीफाई कीजिए तो ये आपको कितना मिलेगा बताइए? ये मिल जाएगा 10,355 रुपया का EMI आपको देना पड़ेगा, ठीक है, इस पार्टिकुलर लोन के लिए। चलिए, तो ये दूसरा क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखिए, थर्ड क्वेश्चन जो इस पार्टिकुलर व्हीकल लोन से आपसे पूछा जाएगा वो मैं आपको बताता हूँ। थर्ड क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा, आप ये बताइए कि कौन सा चार्ज एप्लीकेबल है इस पार्टिकुलर व्हीकल लोन पे, उसका नाम क्या है? उस चार्ज को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको हम लोग कहते हैं हाइपोथिकेशन। क्या कहते हैं? हाइपोथिकेशन। आपने पढ़ा होगा GIB में, ठीक है, हाइपोथिकेशन। अच्छा, अब देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन कर रहा है इफ़ दिस कार लोन हैज़ फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। पहले केस में तो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट था, हैव फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड मिस्टर जॉन रिपे entire loan amount within 4 years, ठीक है। So how much penalty bank will charge? How much penalty
तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, यदि फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है और मिस्टर जॉन ने सारा लोन अमाउंट को प्रीपे कर दिया 4 साल से पहले, तो कोई पेनल्टी चार्ज नहीं होगा, नो पेनल्टी चार्ज। तो ये एज़ पर आरबीआई गाइडलाइंस है, ठीक है। तो नो पेनल्टी चार्ज होता है यदि उसने 4 साल से पहले क्या कर दिया, अपना लोन को पेमेंट कर दिया। अच्छा दोस्तों, एक और पॉइंट है कि इफ़ गारंटी सॉरी इफ़ जॉन टेक होम पे ऑफ, हाँ यदि मान लीजिए कि टेक होम पे, इफ़ ग्रॉस, सॉरी यहाँ पे ग्रॉस मैं बता रहा हूँ, इफ़ ग्रॉस टेक होम पे ऑफ मिस्टर जॉन इज रुपीज़ 2.2 लाख, ठीक है। सो हाउ मच लोन कैन बी सैंक्शन। तो यदि मान लीजिए को सैलरी जो मिलती है उसका होम पे है वो 2.25 लाख है, तो आपको बताना है कि उसका कितना लोन सैंक्शन किया जा सकता है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए यहाँ पे ग्रॉस इनकम कितना है, ग्रॉस इनकम है 2,25,000 और ये पर ईयर है, तो पर मंथ निकाल लीजिए। तो पर मंथ के लिए क्या कीजिएगा, 12 से भागा दे दीजिए, 2,25,000 डिवाइडेड बाई 12 कितना हो जाएगा, 18,750। अच्छा, और जो एग्जिस्टिंग ईएमआई है वो कितना है, एग्जिस्टिंग ईएमआई है वो है 10,353। और देखिए नियम क्या है, जो मैक्सिमम ईएमआई दिया जा सकता है एज़ पर आरबीआई गाइडलाइन वो है 50% ऑफ ग्रॉस मंथली इनकम, ठीक है। तो बताइए 50% यदि हम निकालें 18,750 का, तो मिल जाएगा कितना, 9,375, ठीक है। तो जो ईएमआई होगा वो क्या होगा इस, तो हाउ मच लोन कैन बी सैंक्शन। तो दोस्तों ये पूरा सैंक्शन आप कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ईएमआई जो है उसका मारा है इससे 5 लाख, मैक्सिमम ईएमआई जो दिया सकता है वो कितना है, 9,375। तो ठीक है, आप देखिए 9,375 है, तो एग्जिस्टिंग जो आपका ईएमआई जो होगा वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा ना, 5,586,500 से, है ना, इससे लेस हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा व्हीकल लोन पे केस स्टडी, ये हमारा 6 नंबर केस स्टडी था। आइए हम लोग 7 नंबर केस स्टडी को करते हैं। 7 नंबर केस स्टडी हम लोग लेते हैं दोस्तों CKYC पे, CKYC, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, पहले हम बताते हैं आपको कि जो हमारे जो सेंट्रल KYC रजिस्ट्री होते हैं वो एक सेंट्रलाइज रिपोजिटरी है KYC का, ठीक है। और ये क्या करते हैं, रिकॉर्ड ऑफ कस्टमर इन फाइनेंशियल सेक्टर विथ KYC नॉर्म्स एंड इंटरनेबिलिटी KYC रिकॉर्ड। तो सबसे पहला है कि ये CKYC कब ऑपरेटिव हुआ। तो ये ऑपरेटिव हुआ था दोस्तों जुलाई 2016 में, ठीक है। जुलाई 2016 में ये क्या हुआ था, ऑपरेटिव हुआ था, ठीक है। अब इसके बाद पूछा जाता है कि जितने भी रिपोर्टिंग एंटिटीज़ हैं, अच्छा दोस्तों इसमें आपको फ्लो चार्ट समझा देता हूँ दोस्तों। इसमें पहला हमारा आएगा कस्टमर, ठीक है। उसके बाद आता है दोस्तों सरसई, उसके बाद दोस्तों आता है हमारा CKYC, उसके बाद दोस्तों आता है 14 डिजिट ऑथेंटिकेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर, और उसके बाद 4 पार्ट है इसका। पहला है बैंक, दूसरा है म्यूचुअल फंड, तीसरा है इंश्योरेंस और चौथा है पेंशन, ठीक है। तो आप देखिए ये चार्ट को याद रखिएगा, इसका यूज होगा इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में। अब हम लोग दोस्तों इस क्वेश्चन पे आते हैं। पहला तो हमने बता दिया कि CKYC ऑपरेटिव कब हुआ, तो 2016 की जुलाई से ये ऑपरेटिव हुआ, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जितने भी रिपोर्टिंग एंटिटीज़ हैं बैंक्स को इंक्लूड करके, उन्हें KYC का रिकॉर्ड ई-कॉपी फाइल कब से करना है, ध्यान रखिएगा। ऑल रिपोर्टिंग एंटिटीज़ to file
ई कॉपी ऑफ KYC रिकॉर्ड विद इन, जो टाइम दिया गया है वो है 3 डेज, 3 दिनों के अंदर जो है सभी को ई कॉपी को फाइल करना है। ठीक है। और दोस्तों हाँ, एक चीज़ पूछा जाता है कि जो हमारा KYC आइडेंटिफायर होता है, KYC आइडेंटिफायर जो होता है वो एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है। ये क्या होता है? यूनिक आइडेंटिफायर होता है, यूनिक आइडेंटिफायर होता है। ठीक है, कस्टमर के लिए, फॉर कस्टमर, हर एक कस्टमर का अपना एक यूनिक आइडेंटिफायर है फॉर कस्टमर। ठीक है। और ये कौन जनरेट करता है? जनरेटेड बाय CKYCR। ठीक है। और ये रिपोर्टिंग एंटिटी को नोटिफाई करता है एंड नोटिफाई टू रिपोर्टिंग एंटिटी। रिपोर्टिंग एंटिटी में बैंक सब आते हैं, मैं आपको नीचे बताया था ना, 4 चीज़ बताया था। रिपोर्टिंग एंटिटी में म्यूचुअल फंड, बैंक, फिर इंश्योरेंस और पेंशन। ठीक है। नोटिफाइड टू रिपोर्टिंग एंटिटी। तो दोस्तों देखिए, ये समझने का प्रयास कीजिए क्या हो रहा है यहाँ पे, कि जो यूनिक आइडेंटिफायर है कस्टमर का वो CKYCR जनरेट करता है और इसे नोटिफाई कैसे करता है? रिपोर्टिंग एंटिटी को नोटिफाई करता है। अच्छा, ये पूछा जाता है कि ये कितना डिजिट का कोड है, ये जो KYC आइडेंटिफायर है। तो मैंने आपको बताया है कि ये 14 डिजिट का कोड है KYC आइडेंटिफायर। ठीक है। उसके बाद दोस्तों एक पूछा जाता है कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट्स फॉर CKYC। तो CKYC के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए बताइए? तो एक तो आपको साइन चाहिए और दोस्तों दूसरा चाहिए फोटोग्राफ। ठीक है, साइन और फोटोग्राफ चाहिए CKYC के लिए। अब दोस्तों हाँ, तो ये पूछा जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अलॉट टाइम कितना है? टोटल अलॉट टाइम कितना है? तो वो है हमारा 7 डेज, 7 वर्किंग डेज, 7 वर्किंग डेज। इसके अलावा क्या पूछा जा सकता है आपको इस टॉपिक से, मैं बताता हूँ आपको। इसके अलावा पूछा जा सकता है कि किसी भी डिजिटल सिग्नेचर में, हाँ, तो उसके बाद ये पूछा जा सकता है कि क्या इट इज़ देयर एनी नीड टू अपडेट KYC एवरी 6 मंथ एज रिक्वायर्ड फाइनेंशियल एंटिटी। तो दोस्तों इसमें क्या है कि हाँ, तो 6 महीना में, चलिए वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो CKYC में इतना पॉइंट ध्यान रखिएगा जो भी मैंने आपको बताया। ठीक है, ये हमारा 7वां केस स्टडी था। हम लोग नेक्स्ट केस स्टडी आते हैं जो कि अपना बेस्ड है क्रेडिट कार्ड पे। ठीक है, नेक्स्ट केस स्टडी हम लोग डिस्कस करते हैं, क्रेडिट कार्ड का केस स्टडी है। ये हमारा 7 नंबर केस स्टडी है। चलिए, तो दोस्तों इस केस स्टडी को हम पहले क्वेश्चन देखते हैं। मैं पहले क्वेश्चन से आपको फिर कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। मैंने ऑलरेडी केस स्टडी डाल रखा है क्रेडिट कार्ड पे, लेकिन फिर से इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन है, मिस्टर अभी हैज़ अ क्रेडिट कार्ड, क्वेश्चन समझिएगा, हैज़ अ क्रेडिट कार्ड ऑफ ABC बैंक and its limit is ₹5 लाख। ठीक है। उसके बाद बिलिंग डेट दिया हुआ है। बिलिंग, हर एक क्रेडिट कार्ड अपना बिलिंग डेट होता है। बिलिंग डेट ऑफ क्रेडिट कार्ड इज 10th ऑफ एवरी मंथ, मतलब हर एक महीना का 10वां तारीख को क्या है? बिलिंग डेट है। एंड मैक्सिमम इंटरेस्ट फ्री पीरियड होता है ना, इंटरेस्ट फ्री पीरियड, मैक्सिमम इंटरेस्ट फ्री पीरियड जो है वो है 20 डेज। तो 20 दिन तक इंटरेस्ट फ्री पीरियड है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 4% पर मंथ। ध्यान दीजिएगा, 4% जो दिया हुआ है वो पर मंथ है आफ्टर ड्यू डेट। तो ड्यू डेट के बाद 4% पर मंथ, यानी 16% पर ईयर हो जाएगा। सॉरी, 12 से गुना कीजिएगा तो 48% टीजर रेट जिसे बोलते हैं, आफ्टर
ड्यू डेट, ठीक है। अब चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन है, ये क्या है हमारा क्वेश्चन। अब पहला क्वेश्चन इसे पढ़िए, पहला क्वेश्चन इसका पार्ट क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि मिस्टर अभी, ठीक है, अबाउट कोई प्रोडक्ट वो खरीदा ऑनलाइन, ऑनलाइन उसने खरीदा कोई प्रोडक्ट, इसका वैल्यू था हैविंग वैल्यू ऑफ ₹3 लाख, तो 3 लाख उसका वैल्यू था। तो उसने क्रेडिट कार्ड को कब खरीदा, यूजिंग क्रेडिट कार्ड ऑन 9 जून, 9 जून 2021, ठीक है। आफ्टर 25 डेज, 25 डेज he paid outstanding amount विथ इंटरेस्ट, उसने जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट था उसे इंटरेस्ट के साथ पे कर दिया 25 दिन के बाद। तो आपसे ये पूछना है, आपको ये पूछ रहा है कि हाउ मच इंटरेस्ट वाज पेड बाय मिस्टर अभी ऑन आउटस्टैंडिंग अमाउंट, तो कितना इंटरेस्ट उसने पे किया है। चलिए, तो मैं इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और फिर मैं आपको एक एक चीज़ समझाता हूँ दोस्तों, क्योंकि ये कंसेप्ट आगे यूज आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। चलिए, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम लोग एक पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन समझ में आया आपको। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि उसका क्रेडिट कार्ड का लिमिट है 5 लाख का, बिलिंग डेट है हर एक महीना का 10वां तारीख को, और मैक्सिमम इंटरेस्ट फ्री पीरियड है 20 दिन, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% दिया हुआ है ड्यू डेट के बाद। उसने क्या किया कि 3 लाख रुपये का कुछ सामान मंगाया और क्रेडिट कार्ड को यूज किया था 9 जून 2021 को। 25 दिन के बाद उसने आउटस्टैंडिंग अमाउंट इंटरेस्ट के साथ पे कर दिया। तो कितना इंटरेस्ट उसने पे किया, चलिए इसके सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहला क्या है कि बिलिंग डेट क्या है। तो बिलिंग डेट जो है होगा हमारा वो 10वां तारीख है, तो वो कब होगा, 10 जून को होगा, ठीक है। ड्यू डेट कब होगा बिल का, तो 25, मैंने बताया ना उसका, देखिए पढ़िए यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि जो उसका ये है बिलिंग डेट है 10 है और मैक्सिमम इंटरेस्ट फ्री पीरियड है 20 दिन। तो इंटरेस्ट 20 दिन तक उसे इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। तो उसमें मैक्स ड्यू डेट कैसे निकालेंगे बिल का, तो जो बिलिंग डेट है वो ले लीजिए आप, उसमें आप क्या जोड़ दीजिए, उसमें आप मैक्सिमम फ्री पीरियड को जोड़ दीजिए, सॉरी इंटरेस्ट फ्री पीरियड को, तो नॉट मैक्सिमम, इंटरेस्ट फ्री पीरियड को जोड़ दीजिए। तो बिलिंग डेट कब है, 10 जून है, और इसमें आप 20 दिन जोड़ दीजिए। तो इसमें आप कब पहुंच जाएंगे, आप 30 जून को पहुंच जाएंगे ना, 30 जून 2020, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आउटस्टैंडिंग उसने कब पे किया, आउटस्टैंडिंग पे डेट कब है, तो आउटस्टैंडिंग पे डेट है, जरा सा क्वेश्चन को देखिए, उसने 9 जून को खरीदा, 25 दिन जोड़ लीजिए, तो 9 जून और प्लस 25 डेज, ये 4 जुलाई आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों एक दिन का इंटरेस्ट बताइए कितना है, पर डे इंटरेस्ट, आपको जो इंटरेस्ट दिया हुआ है वो 4% पर मंथ है ना, तो पर मंथ को पर डे में बदलिए। तो एक महीना में कितना दिन होता है, एक महीना मैंने मान लीजिए 30, ये आपका 4% जो है पर एनुअल दिया हुआ है दोस्तों, ये जो 4% है ना,
ठीक है, देखिए इसको समझिए कैसे निकालते हैं पर डे इंटरेस्ट। मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। तो आपको इंटरेस्ट जो दिया हुआ है, समझिए इंटरेस्ट पर मंथ दिया हुआ है ना, ठीक है ये दिया हुआ है। अच्छा, अब आप ये बताइए इंटरेस्ट पर मंथ को आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, समझिएगा, इंटरेस्ट पर डे इंटू डे अपॉन मंथ, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हम गेस कैलकुलेशन है। और इंटरेस्ट पर डे, सॉरी, हमें इंटरेस्ट पर डे इंटरेस्ट निकालना है ना, यहाँ पे गड़बड़ है, एक मिनट रुकिएगा जरा सा, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक है, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। ये एक कैलकुलेशन तरीका है जिससे आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि कहाँ डिवाइड करना है, कहाँ मल्टीप्लाई करना है। आपको क्या निकालना है, पर डे इंटरेस्ट निकालना है ना, यानी कि आपको ये निकालना है इंटरेस्ट पर डे। और आपको दिया क्या हुआ है, आपको दिया हुआ है इंटरेस्ट पर मंथ। तो क्या कीजिए, इंटू मंथ कर दीजिए और बाय डे कर दीजिए, तो ये अपने आप अपना कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपको निकल जाएगा। अब इंटरेस्ट पर मंथ कितना दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है 0.04, 4% दिया हुआ है ना। अब बताइए एक साल में कितना महीना होता है, 12 महीना होता है, और एक साल में कितना दिन होता है, 365 दिन होता है। तो ये आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। तो इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा 0.0015। इसको समझने का प्रयास कीजिएगा ये कैसे आया है, ठीक है। तो आपका बताइए ये पर डे का इंटरेस्ट मिला इतना परसेंट, तो डेली इंटरेस्ट कितना हो जाएगा बताइए। ये इंटरेस्ट किस पे लगेगा, तो ये इंटरेस्ट लगेगा प्रिंसिपल पे ना, जितना का उसने ट्रांजेक्शन किया, 3 लाख का ट्रांजेक्शन किया है, तो 0.0015 इंटू 3 लाख, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा, सॉरी परसेंटेज नहीं है, केवल वैल्यू है, इसको वैल्यू निकालिएगा तो 390 रुपया मिलेगा डेली का इंटरेस्ट उसका। तो उसने कितना इंटरेस्ट पे किया बताइए, इंटरेस्ट उसने कितना पे किया, मतलब उसका ड्यू डेट था 30 जून और 4 जुलाई को उसने पे किया, तो 1 2 3 4 दिन का किया होगा उसने इंटरेस्ट पे, ठीक है। तो जो इंटरेस्ट उसने पे किया वो कितना हो जाएगा अपना, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा 390, 390 इंटू 25 डेज, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा रुपीज़ में 9750 रुपीज़, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इंटरेस्ट पेड निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए इसमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। उसने क्या किया, मिस्टर अभी ने क्या किया, उसने प्रोडक्ट खरीदा, बाउट प्रोडक्ट इन अ मॉल विथ अ वैल्यू ऑफ ₹5 लाख using credit card on 12th जुलाई 2020। तो 20 जुलाई 2020 को उसने खरीदा। आफ्टर 30 डेज पेड द आउटस्टैंडिंग अमाउंट आफ्टर 30 डेज ही पेड द आउटस्टैंडिंग अमाउंट विथ इंटरेस्ट, ठीक है। तो आपको बताना है कि कितना इंटरेस्ट उसने पे किया, हाउ मच इंटरेस्ट। आइए इसे सॉल्व करते हैं दोस्तों। सेम पिछला वाला क्वेश्चन ही है। तो बिलिंग डेट कब है दोस्तों, समझने का प्रयास कीजिए। इसका बिलिंग डेट है हमारा 12 जुलाई है, तो 10 अगस्त को होगा, मतलब 10 अगस्त इसका बिलिंग डेट है, 10 अगस्त 2020। ड्यू डेट ड्यू डेट कब होगा, तो इंटरेस्ट फ्री पीरियड जोड़ लीजिए, तो 10th प्लस 25 डेज, सॉरी इंटरेस्ट फ्री पीरियड कितना था, देखिए इंटरेस्ट फ्री पीरियड था 20 दिन, सॉरी 25 नहीं होगा, 20 दिन होगा, 20 डेज। तो आपको मिल जाएगा 30 अगस्त। चलिए ये जो आपका ड्यू डेट है। आउटस्टैंडिंग पेड डेट, तो उसने आउटस्टैंडिंग कब पे किया, तो 12th प्लस 30 डेज, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 अगस्त, ठीक है। तो उस ये हो जाएगा हमारा कितना, 12 अगस्त,
ठीक है दोस्तों। तो यदि आप इसका पर डे इंटरेस्ट निकालिए, यदि आप इसमें सिर्फ पर डे इंटरेस्ट निकालेंगे तो पर डे इंटरेस्ट तो हम लोगों ने पहले भी निकाल रखा है, वो कितना निकलेगा पर डे इंटरेस्ट 0.0013, ठीक है। और 0.0013 को यदि आप उसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे तो मिलेगा आपको कितना 650, ठीक है। सेम कैलकुलेशन है जो हम लोगों ने ऊपर निकाला था, ठीक है। वो कितना मिलेगा आपको 650, लेकिन यहाँ 5 लाख का है तो इसलिए ज़्यादा है 650, ठीक है। तो जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो क्या होगा, वो 30 दिन का इंटरेस्ट चार्ज होगा। ये जो 30 दिन है उसका इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो 650 को आप 3 से गुना करेंगे तो वो आपको मिल जाएगा कितना 19,500, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा है कैलकुलेशन। क्योंकि यहाँ पे ड्यू डेट जो है उसका है 30 अगस्त और उसने 12 अगस्त को ही पूरा का पूरा पेमेंट कर दिया, तो इंटरेस्ट उसका चार्ज नहीं होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में कोई भी इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ेगा। उसके बाद है दोस्तों आपको एनुअल रेट बताना है, एनुअल इफेक्टिव रेट बताना है। एनुअल इफेक्टिव रेट क्या होगा इस केस में? तो दोस्तों एनुअल इफेक्टिव रेट के लिए आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 4% पर मंथ, ये दिया हुआ है ना। तो इसको आप क्या करेंगे, इसको आप ईयरली निकाल देंगे तो 4 × 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा 48% पर ईयर हो जाएगा। तो एनुअल जो इफेक्टिव रेट होता है उसका फॉर्मूला आपको पता है 1+r⁻n - 1 × 100, यही होता है ना, ठीक है। r की जगह क्या लिखेंगे 0.04, n की जगह क्या लिखेंगे 12 - 1 × 100, तो ये आपको मिल जाएगा 1.601 - 1 × 100, तो मिल जाएगा 60.1%। ये क्या मिला हमारा एनुअल इफेक्टिव रेट मिला, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी पार्टिकुलर केस स्टडी का। अच्छा एक क्वेश्चन और है कि जो मिस्टर अभी है उसने क्या किया, प्रोडक्ट खरीदा 4500 रुपये का, 4500 रुपये का खरीदा क्रेडिट कार्ड से 9 जून को, 9 जून 2020 को खरीदा क्रेडिट कार्ड से 4500 रुपये का। तो उसे कितना मिनिमम पेमेंट देना पड़ेगा? ध्यान देखिए क्वेश्चन है मिनिमम पेमेंट, उसे कितना देना पड़ेगा मिनिमम पेमेंट, ठीक है। बिफोर ड्यू डेट से पहले उसे मिनिमम पेमेंट कितना देना पड़ेगा टू अवॉइड पेनल्टी। तो उसे यदि पेनल्टी को अवॉइड करना है तो मिनिमम पेमेंट कितना देना पड़ेगा? तो MAD होता है 5%, ठीक है। 5% ऑफ 4500, तो 4500 का 5% निकालेगा तो 235 आएगा, ठीक है। तो मिनिमम पेमेंट जो है वो आपको पता है ना कि 250 रुपया होता है, ठीक है। मैंने आपको MAD का मतलब बताया था कि जो मिनिमम होगा तो 250 होगा, ठीक है। 5% इससे भी कम आ रहा है तो मिनिमम पेमेंट जो होगा वो कितना होगा ₹250, ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वैल्यू। तो ये मिनिमम पेमेंट है जो कि उसे देना पड़ेगा बिफोर ड्यू डेट ताकि वो पेनल्टी को अवॉइड करे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछा जाएगा इसी केस स्टडी में कि उसने खरीदा वैल्यू है 200 रुपये का, उसने 200 रुपये का सामान खरीदा क्रेडिट कार्ड से और आपको मिनिमम पेमेंट कितना देना पड़ेगा बिफोर ड्यू डेट टू अवॉइड पेनल्टी। तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट देखिए यहाँ पे याद रखिएगा कि यदि आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो है बिलो आपका 250 है, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो है वो बिलो 250 है तो वहाँ पे आपका क्या है कि उसको पूरा का पूरा अमाउंट देना पड़ेगा, तो उसको पे इंटायर अमाउंट बिफोर ड्यू डेट, ठीक है, बिफोर ड्यू डेट। तो इंटायर अमाउंट बिफोर ड्यू डेट कितना होगा तो 200 रुपया, ठीक है। तो एक ये केस है MAD होता है ना मिनिमम अमाउंट ड्यू, जिसको MAD कहते हैं। तो MAD में 2-3 केस याद रखिए। MAD में क्या है कि पेनल्टी को अवॉइड करने के लिए उसे कुछ पैसा देना पड़ता है बिफोर ड्यू डेट, तो वो होता है हमारा 5% ऑफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट, ठीक है, या तो 250 रुपया, जो भी ज़्यादा हो वो देना पड़ता है। जैसे इसे पहले क्वेश्चन में हमने देखा कि 250 रुपया ज़्यादा हो रहा था, इसलिए हम लोगों ने उसका आंसर क्या लिया था 250 रुपया लिया था। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई, ठीक है। तो ये केस स्टडी आता है दोस्तों आपका क्रेडिट कार्ड पे। हम लोगों ने 8 नंबर क्रेडिट कार्ड पे केस स्टडी को डिस्कस किया। अब हम लोग नेक्स्ट केस स्टडी को डिस्कस करते हैं दोस्तों।
जो कि आपका बेस्ड है एजुकेशन लोन पे। ये हमारा 9th केस स्टडी है। वो किस पे बेस्ड है दोस्तों? एजुकेशन लोन पे। तो सबसे पहले इसके सेंटेंस को देखते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है कि मिस्टर ए रिक्वेस्टेड फॉर लोन अमाउंट ऑफ ₹12 लाख इन XYZ बैंक। तो XYZ बैंक में मिस्टर ए ने रिक्वेस्ट किया 12 लाख का लोन, ठीक है। और कुछ इन्फॉर्मेशन उनसे मिला, जैसे हॉस्टल फ़ी मिला, ध्यान से देखिएगा, हॉस्टल फ़ी है 60,000 रुपया। उसके बाद ट्यूशन फ़ी है 8 लाख रुपया। उसके बाद कॉशन डिपॉजिट है 50,000 रुपया, ठीक है। ये सब डाटा उसके स्कूल ने दिया कि ये सब उसे फ़ी पे करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर वो है हमारा 50,000 रुपया। परचेज ऑफ बुक, परचेज ऑफ बुक या इक्विपमेंट वो है दोस्तों 60,000 रुपया, ठीक है। अदर एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस जैसे कि स्टडी टूर हो गया, ठीक है, ये है दोस्तों 5,000 रुपया, सॉरी 75,000 रुपया, ठीक है। तो ये डाटा हमें दिया गया है, इसको मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और फिर इसके बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन को करते हैं। चलिए, अब नाउ लेट अस डू सम क्वेश्चंस व्हिच इज बेस्ड ऑन दिस केस स्टडी। आप भी चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाउ मच ट्यूशन फी इज एलिजिबल फॉर लोन। हाउ मच ट्यूशन फी एलिजिबल फॉर लोन। तो लोन के लिए कितना ट्यूशन फी एलिजिबल है? तो दोस्तों लोन के लिए क्या है, लोन के लिए फुल अमाउंट एलिजिबल है, ठीक है, फुल अमाउंट तो 8 लाख रुपया, ठीक है। चलिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कि हाउ मच हॉस्टल फी, हाउ मच हॉस्टल फी एलिजिबल फॉर लोन। तो हॉस्टल फ़ी कितना एलिजिबल है लोन के लिए? तो दोस्तों हॉस्टल फ़ी भी जो आपका पूरा का पूरा मेंशन अमाउंट है वो एलिजिबल है 60,000 रुपया। तीसरा है तीसरा क्वेश्चन है कि आपको जब क्या कर रहा है कि वाट अमाउंट ऑफ लोन कैन बी सैंक्शन फॉर कॉशन डिपॉजिट विच इज़ रिफंडेबल, ठीक है। आपको बताना है अमाउंट ऑफ लोन सैंक्शन फॉर कॉशन डिपॉजिट, सैंक्शन फॉर कॉशन डिपॉजिट विच इज रिफंडेबल। विच इज़ रिफंडेबल। तो दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, जो कॉशन फ़ी होता है ना वो 10% होता है। जो कॉशन फ़ी होता है वो 10% होता है, किसका? वो 10% होता है ट्यूशन फ़ी का, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो कॉशन फ़ी, यहाँ ट्यूशन फ़ी कितना है 8 लाख है, तो उसका 10% निकालेंगे, 10% ऑफ 8 लाख यदि निकालेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 80,000। तो 80,000 जो है वो हमारा क्या है? कॉशन फ़ी है, ठीक है। तो कॉशन डिपॉजिट जो है वो 10% होता है। तो देखिए 10% यहाँ पे इस केस में क्या है हमारा, इस केस में हमारा कितना हो जाएगा ये? तो ट्यूशन फ़ी का 10% यानी कि 8 लाख 80,000 रुपया, ठीक है। तो जो 80,000 रुपया है वो होगा, उसे आप क्या कर सकते हैं, 80,000 रुपया जो है वो रिफंडेबल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पेज अगले स्लाइड में देखते हैं।
चौथा नंबर क्वेश्चन से पूछेगा कि हाउ मच अमाउंट कैन बी सैंक्शनड फॉर परचेज ऑफ कंप्यूटर परचेज के लिए या बुक परचेज के लिए, ठीक है, एंड अदर एक्सपेंस के लिए कितना लोन सैंक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका नियम पहले समझिए। इसका नियम क्या है कि इसमें देखिए, यदि आपको कंप्यूटर परचेज करना है, बुक परचेज करना है, ठीक है, तो वो 20% होता है ट्यूशन फी का। ठीक है, उसका नियम क्या है कि वो क्या होता है, वो कितना होता है 20%। ठीक है, ये नियम याद रखिएगा। जो कंप्यूटर है, बुक्स है, ड्रेस है, मिसलेनियस एक्सपेंस है, ठीक है, देखिए बुक, कंप्यूटर, ड्रेस और जितने भी मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं वो कितने होते हैं 20% किसके, ट्यूशन फ़ी के। ये नियम आपको याद रखना है, ठीक है, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आप ज़रा इस क्वेश्चन में आ जाइए। आपको ट्यूशन फ़ी कितना है, 8 लाख है, उसका 20% निकालिए। 20% कितना होगा 8 लाख का, 8 लाख का 20% होगा 1,60,000 होगा ना। ठीक है, तो जो भी कम होगा, विच एवर इज लेस यू हैव टू टेक। ठीक है, अब देखिए विच एवर इज लेस का क्या मतलब हुआ, समझिए। ये तो आपका 1,60,000 आया 20% से। अब जरा यहाँ देखिए, यहाँ कैलकुलेट कीजिए। यहाँ पे देखिए आपका कौन कौन सा कंपोनेंट है इसमें। तो आपका है कंप्यूटर का कॉस्ट कितना है 50,000 रुपया। ठीक है, उसके बाद बुक और इक्विपमेंट का कॉस्ट कितना है 60,000 रुपया। ठीक है, और उसके बाद अदर एक्सपेंस कितना है, तीन तीनों को जोड़िए, 50,000 जोड़ ले लीजिए प्लस 60,000 ले लीजिए और क्या ले लीजिए 7,75,000 ले लीजिए। तीनों को जोड़िए तो कितना होगा, तो तीनों को जोड़िएगा तो मिलेगा 1,85,000। अब आप 1,85,000 देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए आप 1,60,000। ठीक है, यहाँ पे कितना आ रहा है 1,60,000 लिखे हैं, 1,85,000 लिखे। और ये कौन सा मिनिमम है, ये लोअर है ना, तो जो लोअर होगा उतना ही बैंक सैंक्शन करेगी। ठीक है, इसके पहले वाला क्वेश्चन जो था उसमें क्या पूछा था, उसमें पूछा था कि कितना आपका वो क्या बोलते हैं कॉस्ट डिपॉजिट। तो कॉस्ट डिपॉजिट मैंने कितना बताया था 10% बताया था ना, तभी ना 10% बताया था, तो 80,000 रुपये आया था। तो ये 80,000 आप देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे कॉस्ट डिपॉजिट कितना है 50,000। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि ये रिफंडेबल है। ठीक है, 10% वो जो होता है रिफंडेबल होता है। ये समझ में आया कंसेप्ट कि जो मिनिमम होगा वही लेंगे, 1,85,000 नहीं लेंगे। ठीक है, लेंगे कितना 1,60,000, जो कि 20% का कैप रखा गया है इस चीज़ पे। बुक्स हुआ, कंप्यूटर हुआ, ड्रेस हुआ या मिसलेनियस एक्सपेंस हुआ उस केस में। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन ये पूछ सकता है, एज पर गिवन इन्फॉर्मेशन मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी सैंक्शन टू स्टूडेंट। मैक्सिमम अमाउंट सैंक्शन टू स्टूडेंट। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा बताइए, वो हो जाएगा ट्यूशन फ़ी प्लस हॉस्टल फ़ी प्लस कॉशन डिपॉजिट, यही होगा ना। ठीक है, अच्छा, मार्जिन कितना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। छठवां क्वेश्चन ये पूछेगा, 6 नंबर क्वेश्चन ये पूछेगा कि मार्जिन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों याद रखिएगा, मार्जिन मनी यदि 4 लाख से कम है तो नील, तो नहीं चाहिए। और यदि 4 लाख से ज़्यादा है तो उस केस में इंडिया में यदि लोन इंडिया में पढ़ाई के लिए लेना है तो 5% है, और अब्रोड के लिए है 15%। ठीक है, तो यहाँ पे भारत में पढ़ाई हो रहा है। तो दोस्तों आप ये जो है मार्जिन मनी जो लेंगे वो किस पे लेंगे, वो सब पे लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ट्यूशन फ़ी कितना है, तो ट्यूशन फ़ी कितना है बताइए, ट्यूशन फ़ी 8 लाख। ठीक है, उसके बाद आपका हॉस्टल फ़ी कितना है, हॉस्टल फ़ी है दोस्तों आपका हॉस्टल फ़ी कितना है 60,000 है ना। देखिए हॉस्टल फ़ी कितना है, हॉस्टल फ़ी है 60,000। ठीक है, 60,000। और कॉशन डिपॉजिट, तो कॉशन डिपॉजिट है दोस्तों कॉशन डिपॉजिट है 1 लाख। ठीक है, 1 लाख कितना हो गया, ये हो गया 9,60,000 हो गया ना। ठीक है, तो 9,60,000 तो ये वाला पोर्सन हो गया। और उसके बाद जो है ट्यूशन फी भी तो है। ठीक है, वो नहीं था आपका क्या बोलते कंप्यूटर वाला, बुक वाला, वो सभी तो लेंगे। वो कितना लेंगे 1,60,000 लेंगे, 1,60,000 लेंगे ना। ठीक है, जो कि उसका 20% हमने निकाला था। ठीक है, तो कॉशन देखिए मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों।
यहाँ पे समझिएगा, 1 मिनट रुकिए, यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, 1 मिनट रुकिए। टोटल अमाउंट जो हमने निकाला है उसमें गड़बड़ है। टोटल अमाउंट में क्या क्या आएगा फिर से मैं लिखता हूँ। एक तो हमारा ट्यूशन है, ठीक है, उसके बाद एक है हमारा हॉस्टल, ठीक है, एक है हमारा कॉशन, ठीक है, एक है हमारा कॉशन हो गया। उसके बाद है अपना मिसलेनियस वाला, कंप्यूटर वाला, कंप्यूटर बुक वगैरह वगैरह, ठीक है। आते हैं देखते हैं ट्यूशन वाला कितना है बताइए। तो ट्यूशन वाला है आपका 8 लाख, ठीक है। और हॉस्टल वाला कितना है, हॉस्टल वाला है आपका 60,000। कॉशन वाला कितना है, कॉशन वाला देखिए मैक्सिमम निकाला था ना हम लोगों ने, तो मैक्सिमम था 10%, तो कितना आया था 80,000, ठीक है, 80,000। वो तो लिख दिया था 1 लाख, लेकिन हम देंगे कितना, 80,000 ही देंगे, ठीक है। कॉशन था, सॉरी मैंने गलती से यहाँ 50,000 लिखा है, ये कितना है 1 लाख है, एक यहाँ मिस्टेक हो गया है, ये कितना है 1 लाख है। तो मिनिमम कौन सा है, 80,000 है तो वही देंगे, ठीक है। और कंप्यूटर वाला कितना निकला था, कंप्यूटर वाला निकला था 1,60,000, ठीक है। अब जोड़िए सबको, तो इन सभी को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा बताइए। तो देखिए 8 लाख और 1 लाख 9 लाख हो गया, तो 10,20,000 मतलब कि 11 लाख हो जाएगा। तो ये मैक्सिमम जो है लोन दिया जा सकता है, ठीक है, 11 लाख, यही क्वेश्चन था पिछला वाला, ठीक है। तो अब बताइए अब मार्जिन कितना लेंगे। तो मैक्सिमम लोन 11 लाख है और भारत में पढ़ाई हो रहा है, उसका 5% लेंगे मार्जिन, 5% ऑफ 11 लाख लेंगे, तो कितना हो जाएगा 5% ऑफ 11 लाख, तो हो जाएगा हमारा 55,000। तो 55,000 रुपया क्या है, मार्जिन है, ठीक है। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछेगा 7 नंबर। चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन सब है, ठीक है। आपको कंसेप्ट क्लियर रखना है। 7th क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, 7th क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या कोलेट्रल के लिए बैंक कर सकती है, कोलेट्रल सिक्योरिटी के लिए, बताइए। एजुकेशन लोन है, कोलेट्रल सिक्योरिटी के लिए बैंक कर सकती है, तो हाँ कर सकती है। देखिए 4 लाख के नीचे का लोन हो तो नील, ठीक है। उसके बाद यदि 4 से लेके 7.5 लाख तक का एजुकेशन लोन हो तो उस केस में थर्ड पार्टी गारंटी होता है, थर्ड पार्टी गारंटी होता है। और यदि 7 लाख से ऊपर का लोन है तो उस केस में बैंक कर सकती है कोलेटरल सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। मान लीजिए कि लोन को 3 साल में ही कंप्लीट कर लिया गया, तो मैक्सिमम रिपेमेंट पीरियड कितना होगा, सॉरी यदि कोर्स जो है वो 3 साल में ही कंप्लीट कर लिया गया तो मैक्सिमम रिपेमेंट पीरियड कितना होगा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए रिपेमेंट पीरियड यदि निकालेंगे तो रिपेमेंट पीरियड में सबसे पहले आएगा हमारा कोर्स पीरियड, क्या आएगा, कोर्स पीरियड। उसके बाद क्या आएगा, मॉरिटोरियम पीरियड, और फिर उसके बाद क्या आएगा 15 ईयर्स, ठीक है। तो कोर्स पीरियड कितना है, तो दोस्तों कोर्स पीरियड है हमारा 3 ईयर प्लस मॉरिटोरियम पीरियड 1 ईयर प्लस 15 ईयर, तो ये हो जाएगा कितना 19 ईयर मैक्स, ये मैक्सिमम रिपेमेंट पीरियड, ठीक है। चलिए तो ये था हमारा एजुकेशन लोन पे बेस्ड केस स्टडी, ये 9th नंबर केस स्टडी था। हम लोग 10th नंबर केस स्टडी पे आते हैं। 10th नंबर केस स्टडी हम लोग डिस्कस करते हैं दोस्तों रिवर्स मॉर्टगेज लोन पे, ठीक है। किस पे डिस्कस करते हैं, रिवर्स मॉर्टगेज लोन पे। समझिएगा रिवर्स मॉर्टगेज लोन पे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए क्वेश्चन मैं समझाता हूँ। तो मिस्टर ए हैं, वो क्या है, सीनियर सिटीजन है, उन्होंने हैज़ अप्लाइड फॉर आरएमएल के लिए अप्लाई किया, ठीक है। अब उनके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, प्रॉपर्टी का वैल्यू दिया हुआ है, प्रॉपर्टी का वैल्यू दे रखा है 40 लाख रुपया, ठीक है। उसके बाद लोन अमाउंट दिया हुआ है, यानी कि लोन टू वैल्यू एलटीवी दिया हुआ है दोस्तों, एलटीवी दिया हुआ है 80%। लोन का टेन्योर दिया हुआ है 20 ईयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%। आपको एनुअल इंस्टॉलमेंट बताना है, कैलकुलेट एनुअल, उन्हें कितना एनुअल इंस्टॉलमेंट मिलेगा, मंथली, और मंथली ही बताना है, ठीक है।
तो चलिए, तो ये क्वेश्चन है, इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। कंसिडर में प्रॉपर्टी का वैल्यू है 40 लाख का प्रॉपर्टी है, ठीक है। उसके बाद लोन का अमाउंट है, LTV लोन टू वैल्यू रेशियो 80% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको ये बताना है। चलिए दोस्तों, इसमें हम कोई कंसेप्ट समझते हैं। तो हमें प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ है कितना, 40 लाख, ये प्रेजेंट वैल्यू है ना, आज की डेट में जो वैल्यू है। फिर LTV कितना दिया हुआ है, LTV दिया हुआ है 80%, इसको हम लोग 0.8 कर सकते हैं, ठीक है। टेनर कितना दिया हुआ है, N दिया हुआ है दोस्तों। हम लोग को चूँकि मंथली में कैलकुलेट करना है, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, तो एनुअल फी निकाल लेंगे बाद में, तो 12 से गुना कर देते हैं, तो हो जाएगा हमारा 240 N। और दोस्तों रेट कितना हो जाएगा, रेट 12% पर एनम है, तो पर मंथ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1% हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब दोस्तों मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ कि मंथली इंस्टॉलमेंट निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही है, EMI निकालने का फॉर्मूला हम लोगों ने पहले निकाला है। तो मंथली इंस्टॉलमेंट निकालने का फॉर्मूला है PV इंटू LTV इंटू R अपॉन 1+R होल टू द पावर N -1, ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो PV कितना है हमारा, PV है दोस्तों, ठीक है। तो हाँ, तो PV इस बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, मंथली इंस्टॉलमेंट निकाल सकते हैं। PV 40 लाख लिखिए, LTV ये लिखिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। दोस्तों इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि हस्बैंड 60+ होना चाहिए, और जो टैक्स बेनिफिट होता है वो मिलता है सेक्शन 1043 IT एक्ट में, ठीक है। तो ये तो चीज़ ध्यान रखना है आपको, ठीक है। क्या टैक्स बेनिफिट किस में मिलता है और क्या मिलता है। उसके बाद जो नेक्स्ट केस स्टडी है, हमारा 10th केस स्टडी था। रिवर्स मॉर्गेज में यही क्वेश्चन पूछता है, बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट केस स्टडी हम लोग डिस्कस करते हैं दोस्तों, होम लोन पे, ठीक है। तो हमारा ये 11th नंबर केस स्टडी है, किस पे है, होम लोन पे। चलिए, होम लोन पे केस स्टडी कैसा आ सकता है, तो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, होम लोन पे क्या क्वेश्चन कर रहा है कि मिस्टर ए है, ठीक है, मिस्टर ए नीड अ होम लोन, Mr. A need a home loan and applied rupees 25 लाख होम लोन। तो 25 लाख का होम लोन के लिए उसने अप्लाई किया विथ डोमेस्टिक बैंक। और बैंक ने क्या किया, सैंक्शन कर दिया, बैंक ने क्या किया, सैंक्शन कर दिया 25 लाख का लोन, ठीक है, किसे, ए को। तो ये इट इज़ पेएबल इन 240 मंथ, मतलब 12 साल में, मतलब 10 साल में, ठीक है। एट रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 8.5% पर एनम। तभी रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए तो ये पता कीजिए एनम दिया हुआ है कि पर मंथ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन पूछेगा EMI बताइए, ये बेसिक क्वेश्चन है, EMI बताइए। तो EMI कैसे निकालेंगे, तो प्रेजेंट वैल्यू कितना है, 25 लाख, ये हमारा 25 लाख है, ठीक है। सॉरी, ये प्रेजेंट वैल्यू नहीं है दोस्तों, EMI जो है हमारा, ये जो P है, जो 25 लाख का लोन उसने के लिए अप्लाई किया है, ये प्रिंसिपल है हमारा, ठीक है। EMI के लिए प्रिंसिपल है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, क्योंकि EMI निकालना है तो हमें पर मंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे हम लोग, 12 से भागा दे देंगे, तो मिल जाएगा 0.7083, ठीक है। परसेंटेज में है, इसको वैल्यू में करने के लिए 0.007083। एन कितना होगा हमारा, 240 मंथ होगा, ठीक है। EMI का फॉर्मूला पता है आपको, EMI का फॉर्मूला है P इंटू R इंटू 1+R होल टू द पावर N -1, ठीक है। चलिए, तो इस केस में आप यदि कैलकुलेशन करेंगे तो मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। देखिए, इसमें हो जाएगा हमारा 25 1 2 1 2 3 0.007083 इंटू 1.007083 होल टू द पावर 210 अपॉन 1.007083 होल टू द पावर 210 -1,
ठीक है। तो इसका वैल्यू जो आपको मिलेगा, जो आप इसे कैलकुलेशन करेंगे तो मिल जाएगा 21,695। ठीक है, ये आपका वैल्यू मिलेगा। चलिए, तो ये डाटा तो आपको मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ क्योंकि आगे काम आएगा। इसके बेसिस पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपको ईएमआई का फॉर्मूला याद करके जाना है क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ईएमआई का। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो इससे पूछा जाता है वो ये है कि हाउ मच इंटरेस्ट विल बी पेड। तो इंटरेस्ट वो कितना पे करेगा। तो दोस्तों इंटरेस्ट कितना पे करेगा, देखिए ये जो अपना P प्लस आई है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है, वो कितना है 21695। ये ईएमआई है, इसको 240 महीने तक पे करना है। ठीक है, तो इसको 240 महीना पे करना है, यानी कितना पे करेगा वो 52,06,800 रुपये पे करेगा। उसमें से इंटरेस्ट जो कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल माइनस 25 लाख। ठीक है, इसको यदि कैलकुलेशन करेंगे तो 27,06,800 रुपया वो इंटरेस्ट पे करेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों क्या आपसे कि आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना होगा आफ्टर 5 ईयर। आउटस्टैंडिंग बैलेंस आफ्टर 5 ईयर्स। ठीक है, और ये देखना है आपको, ये ध्यान रखना है कि ईएमआई कंटिन्यूसली पेमेंट हुआ है, ऑन कंटिन्यूस पेमेंट ऑफ ईएमआई। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो कैसे निकालिएगा बताइए आउटस्टैंडिंग अमाउंट। देखिए समझिए, इससे बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे पहले आप क्या कीजिए, इस फ्यूचर वैल्यू निकालिए। फ्यूचर वैल्यू निकाल सकते हैं, ये बेसिकली एक तरह का एन्युटी तो है। तो एन्युटी का फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालते हैं, एन्युटी का फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं दोस्तों प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + r होल टू द पावर n। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अपना प्रेजेंट वैल्यू कितना लेना है, 25 लाख का लोन लेना है। ठीक है, 25 लाख, क्योंकि इसका वैल्यू भी तो बढ़ेगा, ये 25 लाख का भी तो वैल्यू बढ़ेगा, वो भी तो आपको देखना है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए 25 लाख होगा और r कितना है 0.007083 होल टू द पावर 60, क्योंकि n यहाँ पे 5 साल है तो ये हो जाएगा। इसको कैलकुलेशन यदि आप करेंगे तो ये मिल जाएगा 38,17,500। ठीक है, अच्छा ये एक तरह का ऑर्डिनरी एन्युटी है। तो ये तो प्रेजेंट वैल्यू का हम लोगों ने फ्यूचर वैल्यू निकाला। अब यदि ऑर्डिनरी एन्युटी का यदि हम लोग फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला आपको पता है A/R 1 + r होल टू द पावर n - 1। तो ए कितना है हमारा, एन्युटी हम लोग कितना दे रहे हैं पर मंथ, हम लोग ये इंटरेस्ट कितना दे रहे हैं 21,695। आर कितना है हमारा 0.007083 और 1 प्लस ये हो जाएगा 0.007083। एन कितना है हमारा 60 - 1, तो ये मिल जाएगा आपको 16,14,183। ठीक है, मतलब इतना एन्युटी का पेमेंट हो चुका होगा, इसका फ्यूचर वैल्यू आपको मिला इतना उस वक्त तक। तो दोस्तों आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो होगा वो कितना हो जाएगा, इधरों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 38,17,500 माइनस 16,14,183, यानी कि 2,20,331। ठीक है, ये होगा आउटस्टैंडिंग। चलिए उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।